एंड रिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न यूरोप, राइट। मॉडर्न यूरोप में जिसमें हम लोग मर्केंटिलिज्म देखते हैं, जिसमें हम लोग आपके रिलीजियस रिफॉर्मेशंस देखते हैं, राइट। रिलीजियस रिफॉर्मेशंस एंड काउंटर रिफॉर्मेशन। इसमें हम लोग फिलोसॉफिकल एंड इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट देखते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग रिवॉल्यूशनरी पीरियड। इसमें हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यूएस रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, ये सब देखते हैं। अब इनके कॉन्सिक्वेंस की वजह से, राइट, देयर कंबाइंड कॉन्सिक्वेंस जो आएगा वो आएगा आपका इटालियन एंड जर्मन यूनिफिकेशन, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन को, इसको हम कहते हैं नेशनलिज्म, यानी कि इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, राइट। इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म ये इटली में, जर्मनी में, जापान, ग्रीस, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया, राइट, रोमानिया, रशिया, एटसेट्रा, और ये सब लीड, राइट, ऑल दीज थिंग्स वुड लीड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन बिटवीन रशियन रिवॉल्यूशन एंड फासिज्म, नाजिज्म, ठीक है। और इसके बाद फिर कॉलोनाइजेशन एंड डीकॉलोनाइजेशन, ये होगा एक ओवर आर्किंग, राइट, एक ओवर आर्किंग टॉपिक, दैट मींस फ्रॉम 1600 टू 1950, ठीक है ना, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका सीक्वेंस रहता है, राइट, ओवरऑल आपका सीक्वेंस रहता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये चीज अच्छी तरीके से एक सीक्वेंस में समझ लेना चाहिए कि आप किस तरह से, किस, है ना, सीक्वेंस में चीजें पढ़ेंगे या समझेंगे, ठीक है। शिवानी कहती है कि सर समझ तो आ जाता है क्लास, बट आंसर राइटिंग नहीं हो पाता है। शिवानी, आंसर राइटिंग में जो है वो एक दिन में डेवलप नहीं होगा। दरअसल में आंसर राइटिंग के लिए आप जब एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ते हैं ना, तो मेक इट श्योर कि एनसीईआरटीज के पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको जिस तरीके से पूछा गया है उसी तरीके से आंसर करने की कोशिश करिए। और प्लस मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था जब मैंने क्वेश्चन दिया था तो उसका रिस्पांस बड़ा ही खराब आया, मतलब आई शुड नॉट से दैट इन द क्लास इटसेल्फ, लेकिन आप ये समझिए कि इसके पहले मैंने एक क्लास ली थी जिसमें इंडियन सोसाइटी का मैंने बेसिक्स करवाया था, और तकरीबन 250 के आसपास बच्चे लाइव थे सेशन में, और लगभग उतने ही बच्चों ने मेरे को आंसर भी भेजा था, मतलब ऑलमोस्ट 200 बच्चों ने आंसर भेजा था। इस बैच में लगभग 200 प्लस थे, लेकिन आंसर्स भेजने वाले लोगों में 3-4 लोग थे, मुश्किल से 3 to 4 पीपल। तो दैट एक्चुअली इंडिकेट्स कि किस तरीके से जो है, राइट, किस तरीके से जो है हम लोग चीजों को ले रहे हैं, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। एनसीईआरटी के लिए YouTube की 9 आवर्स वाली क्लास सफिशिएंट है, एनसीईआरटी के रिवीजन के लिए सफिशिएंट है, यस, उसके रिवीजन के लिए सफिशिएंट है। आप उसको प्राइमरी सोर्स के तौर पर मत देखिएगा। मैं देखिए बहुत ऑनेस्टली के साथ में चीजें आपको बता सकता हूं कि आप 9 घंटे में एनसीईआरटी का एक समरी देख सकते हैं, एक रिवीजन देख सकते हैं। अगर कभी किसी ने एनसीईआरटी पढ़ा ही ना हो, उसके लिए 9 घंटे काफी नहीं है, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, प्रभाकर कुमार, इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस। वो आप लोगों का जो इंडियन हिस्ट्री होगा मॉडर्न, उसमें या तो आपने पढ़ा होगा या तो फिर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब पढ़ते हैं तब उसमें आपको पढ़ाया जाता है। ईमेल आईडी हमने पिछली क्लासेस में शेयर कर रखी है, सानिया आप वहां से उठा सकती हैं। चलिए भाई आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब हम लोगों को थोड़ा सा जो समय का पहिया है, समय का पहिया थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, राइट। वापस आते हैं, समय का पहिया कहां तक लेके जाएंगे घुमा करके दोस्तों? नेपोलियन के खिलाफ साजिश रची गई थी, वियना कांग्रेस या वियना कॉन्फ्रेंस। कितने लोगों को याद है कब हुआ था वियना कांग्रेस या वियना कॉन्फ्रेंस जिसको हम कहते हैं? दोस्तों वियना कांग्रेस जो है दरअसल में, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो 1815 का जो नेपोलियन का डिफीट था, राइट, नेपोलियंस डिफीट, वो किसकी वजह से था? इट वाज ड्यू टू द वियना कॉन्फ्रेंस ऑफ 1814, 1814 में होने वाले, सॉरी 1813, दोनों ईयर्स बोल सकते हैं। 1813-14 का जो वियना कांग्रेस था, वियना कांग्रेस या वियना कॉन्फ्रेंस, 1814 में 2 वर्ष तक ये कांग्रेस एक्टिव रहती है, और जिसका रिजल्ट निकलता है नेपोलियन की डिफीट या नेपोलियन की हार के तौर पर, ठीक है। सही पूछा जाए तो यूपीएससी के मेंस में एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम लोगों का ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। क्वेश्चन ये कहता है दैट द राइज ऑफ और द इमर्जेंस ऑफ nationalism in Europe, of the nationalism in Europe was an outcome of Napoleonic hegemony in the continent. Discuss, okay, या फिर examine, ठीक है।
अब भाई नेपोलियन के पूरे महाद्वीप पर, यूरोप के महाद्वीप पर अपने अधिकार जमा लेने की वजह से नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें जाननी पड़ेंगी रिलेटेड टू द नेशनलिज्म या रिलेटेड टू द राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं। दोस्तों उसके बारे में अगर हम बात करें तो फंडामेंटल जो चीजें होती हैं, राइट, जस्ट अ सेकंड, फंडामेंटल चीजें जो होती है राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई, वो क्या है भाई? वो है दरअसल में, अगर मैं कहूं कि एक फीलिंग ऑफ यूनिटी है ना, फीलिंग ऑफ कॉमननेस, एक समता की, एक समानता की, कॉमन चीजों की एक भावना है, ठीक है ना, चाहे वो इवन इफ इट इज ह्यूमिलिएशन, है ना, ह्यूमिलिएशन और सब्जुगेशन। आप बात को समझिएगा जरा, जब तक आप इमोशनल लेवल पर, जब तक आप जो है इमोशनल लेवल पर, या जब तक आप जो है कल्चरल लेवल पर, है ना, या पर्सनल लेवल पर, पर्सन टू पर्सन, जब तक आप इनमें से किसी भी तरीके से एक आदमी से दूसरे आदमी का इमोशनल लेवल, कल्चरल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल या कोई भी ऐसे एस्पेक्ट पर कांटेक्ट नहीं होता है जो कि भीड़ में एक आदमी को दूसरे आदमी से कनेक्ट कर सकता है, तब तक आप नेशनलिज्म की नींव नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल, आज पाकिस्तान के साथ मैच है, लेकिन अगर आप इसमें नेशनलिज्म ढूंढना चाहते हैं तो क्रिकेट के लिए, है ना, क्रिकेट के लिए एक अफेक्शन, वो एक कल्चरल चीज हो सकती है। पाकिस्तान के लिए हेट्रेड या नफरत, वो एक कल्चरल चीज हो सकती है। ये चीज आपको तमिलनाडु में भी दिखाई पड़ेगी, ये आपको असम में भी दिखाई पड़ेगी, ये आपको जम्मू में, कश्मीर में दिखाई पड़ेगी, ये आपको राजस्थान में, गुजरात में, तेलंगाना में, पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप देखेंगे तो फीलिंग ऑफ द कॉमननेस, फीलिंग ऑफ द यूनिटी किस चीज के ऊपर आ रही है कि पाकिस्तान के साथ मैच है, उसको हराना है, इंडिया को जीतना है। आई बात समझ में? ये एलिमेंट इतना छोटा मोटा, यानी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच इतना छोटा सा एलिमेंट भी हो सकता है, या फिर देश को या पूरे के पूरे देश को मिल करके डेवलप्ड कंट्री बनाना है। 2020 तक का टारगेट था पहले, अभी चलो ठीक है 2020 या 47 तक का टारगेट है, जो भी है, लेकिन देश को डेवलप्ड बनाना है। इस बात को लेकर के भी भारत के अलग अलग सेगमेंट में रहने वाले, अलग अलग सेक्शंस में रहने वाले लोगों के मन में एक कॉमन फीलिंग जो है वो रहती है, ठीक है ना। इसका मतलब भारत क्या बन चुका है? भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहां पर लोग कल्चरली या मोरली किसी न किसी पॉइंट पर अपने आप को एकजुट, एक जैसा, यूनिफाइड महसूस करते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं जरा कंटेम्प्रेरी इटली के बारे में। तो दोस्तों कंटेम्प्रेरी इटली या कंटेम्प्रेरी यूरोप जो है ना, उसमें अक्सर देखेंगे तो फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, ये सब कुछ बड़ी बड़ी ताकतें हुआ करती थी। इनमें से रशिया का तो एम्पायर बहुत ही ज्यादा बड़ा था और एक सिंगल रूलर के अंडर में रहता भी था, ठीक है ना। जस्ट अ सेकंड, के अलावा अगर देखेंगे दोस्तों तो फ्रांस का एम्पायर काफी बड़ा था, फ्रांस के रूलर ने फ्रांस को इंटीग्रेट कर दिया था। बचा कौन? इंग्लैंड तो पहले से ही सेट है, बचा कौन? जर्मनी और इटली। यही दोनों पुरानी और मेजर पावर्स रह गई थी, जिसमें अभी भी बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स, जरा देखो इटली खुद ही इतना छोटा सा है, लेकिन इसी इटली में आप देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ हिस्से ऑस्ट्रिया के साम्राज्य के कंट्रोल में नजर आएंगे, कुछ हिस्से जो हैं वो, ये दोनों जो पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं, ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये कहलाते हैं पेडिमॉन्ट और सार्डिनिया, है ना, किंगडम ऑफ सार्डिनिया, पेडिमॉन्ट। इसके अलावा दोस्तों कुछ हिस्से जो हैं ये पैपल स्टेट्स कहलाते हैं। पैपल स्टेट्स का मतलब होता है कि जो राज्य या जो इलाके पोप के कंट्रोल में है, पोप के कंट्रोल में है। उसके बाद सिसिली, है ना, ये दो सिसिली हैं, एक सिसिली नॉर्थ, एक सिसिली साउथ, ये दोनों अलग किंगडम है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो, है ना, ट्यूसरी का हो गया, या फिर इसके अलावा जो है वो मॉडेना का किंगडम हो गया, ठीक है ना। और भी कई सारे, मतलब ये तो मैप में उतना नहीं दिख रहे हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स हैं। यानी पूरा का पूरा जो इटालियन कंट्री या इटालियन नेशन था, ये पूरा अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में विभाजित था। राज्य मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, सोवरीन स्टेट्स थे, अलग अलग आप उन्हें देश कह सकते हैं। तो एक इटली जो देश है वो कई सारे देशों में खंड खंड होकर टूटा हुआ था, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इनके पास नेशनलिज्म जो है वो पूरी तरीके से एब्सेंट था, पूरी तरीके से एब्सेंट था, ठीक है ना। इसमें इटली का एक छोटा सा हिस्सा जो है, आप जिसे कॉर्सिका कहते थे, है ना, फ्रांस के दक्षिण में पड़ता था, कॉर्सिका वाला पोर्शन, वो है ना, उसको फ्रांस ने पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ था, ठीक है। अब ये दरअसल में आप समझिएगा कि इटली के अलग अलग हिस्से या तो टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, या तो कुछ हिस्से ऑस्ट्रिया के एम्पायर का हिस्सा थे, कुछ हिस्से जो है वो फ्रांस एम्पायर का हिस्सा थे। लेकिन इटली में कुछ ऐसे महापुरुष, कुछ ऐसे कंट्रीब्यूटर्स इमर्ज होते हैं जो कि वियना कांग्रेस के बाद बदले हुए माहौल में, खासकर जब फ्रांस में नेपोलियन का चैलेंज खत्म हो जाता है, फ्रांस की जो पकड़ है वो कमजोर पड़ जाती है, तब फ्रांस के द्वारा जो एक टेम्पररी यूनिफिकेशन ला दिया गया था, उस टेम्पररी यूनिफिकेशन को अपने फेवर में यूज करते हुए, आपने नाम सुना होगा गैरिबाल्दी का, मैजीनी का और कावूर का। अगर नाम नहीं सुना है तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए, ठीक है ना। 3 पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, गैरिबाल्दी एंड मैजीनी एंड कावूर। ये तीनों दरअसल में, ध्यान रखिए दोस्तों, दे आर कॉल्ड एज द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इटालियन नेशन, ठीक है ना। ये लोग इटली के जो है फाउंडिंग फादर्स कहे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर एक चीज देखें दोस्तों, इन तीनों ने ऐसा क्या किया, आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे जो शुरुआती दौर में इटली का जो इलाका था, वहीं से यूरोप में नए जमाने की लहर जो है वो शुरू हुई थी। द एरा ऑफ एनलाइटनमेंट, द एरा ऑफ रेनेसां, पुनर्जागरण काल कहां से स्टार्ट हुआ था? ऑफ कोर्स इटली से स्टार्ट हुआ था। लेकिन उस जमाने में जो रिक्वायरमेंट्स थी, यानी कि छोटे छोटे सिटी स्टेट्स का होना, छोटे छोटे सिटी स्टेट्स का इंडिपेंडेंट होना, अपने लेवल पर कल्चर को, नॉलेज को प्रमोट करना, ये सब कुछ उस जमाने के लिए बहुत ही सुटेबल था, तो इटली से स्टार्ट हो गई चीजें। लेकिन अब जमाना बदल चुका था। द बिगिनिंग ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन दैट वाज इन द 13th-14th सेंचुरी, नाउ वी आर इन द 18th सेंचुरी, रादर आई शुड से 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी। लगभग 400 साल का समय, 500 साल का समय बीत चुका है। यूरोप, बाकी का जो यूरोप है वो आगे निकलता जा रहा है और इटली अभी भी वही सिटी स्टेट्स में डूबा हुआ है। बाकी के यूरोपियंस ने बड़े बड़े एम्पायर स्टैब्लिश कर लिए, उन एम्पायर्स की मदद से बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन कंपनीज बना ली, उनकी मदद से कॉलोनीज बना दिया, कॉलोनीज बना करके अपने रिसोर्सेज को बढ़ा करके और अपने किंगडम, अपने एम्पायर को बहुत पावरफुल बना लिया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो गया सब जगह। लेकिन इटली और जर्मनी जैसे इलाके अभी भी बिखरे हुए थे, अभी भी बिखरे हुए थे, ठीक है। तो अब ये जरूरी था कि इटली को भी अगर डेवलप करना था, ग्रो करना था वेस्टर्न यूरोप के बाकी देशों जैसे, सो इट वाज नेसेसरी टू गेट इंटीग्रेटेड टू बिकम अ प्रॉपर नेशनल स्टेट,
ठीक है, तो शुरुआती एकीकरण दोस्तों हम बात करते हैं तो इटली जो है वो इतिहास में कब कब ऐसा हुआ कि इटली जो है वो यूनाइटेड होकर के या इंटीग्रेटेड होकर के रहा है। तो वही जैसे भारत के लोग एग्जांपल देते हैं ना, अखंड भारत पहली बार जो है देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में अखंड भारत बना था, या सम्राट अशोक के साम्राज्य में अखंड भारत बना था। Italian people, they also had a very rich and very, you can say, proud history of the Roman Empire. So they also started portraying the great stories of the ancient glorious Roman Empire. देखो दोस्तों, ये राष्ट्रवाद का सबसे पहला स्टेज होता है, सबसे पहला चरण होता है, जहां आप पास्ट के कनेक्शंस और पास्ट की अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना शुरू करते हैं और उसे प्रोपेगेट भी करते हैं टू एस्टैब्लिश द रिलेशंस अमंग्स द पीपल ऑफ द कंट्रीज। आज अगर भारत अलग अलग देशों में बटा हुआ है, जैसे है ना पाकिस्तान का इलाका हो गया, बांग्लादेश का इलाका हो गया, या जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, मान के चलते हैं कि अगर ये सब इंटीग्रेटेड करने का कोई ड्रीम देखे तो क्या करना पड़ेगा, वहां की जनता को कल्चरल कनेक्शन बताना पड़ेगा, नेशनल कनेक्शन बताना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम पर ये चीज पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आज हर किसी के पास इंफॉर्मेशन का सोर्स है और आसानी से हम कोई एक नैरेटिव नहीं चला सकते हैं। लेकिन उस जमाने में नैरेटिव्स बहुत चलते थे, ठीक है। ऐसा ही एक नैरेटिव क्या था ऐसा ही एक नैरेटिव ये था कि जो इटली का राजा है, इटली का राजा दरअसल में वो सभी लातीनी स्टेट्स का हेड होगा, एक इटालियन एम्पायर बनेगा, जबकि इटली सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से फोक टेल्स का, लेजेंड्स का हिस्सा था, वही कि हजारों साल पहले इटली नाम का देश था, ऐसा। गॉट इट? तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली 1815 के वाटरलू के बैटल के बाद, है ना, वाटरलू के बाद क्या होता है दोस्तों, जो इटालियन पीपल एंड देयर आर्मीज, दे स्टार्टेड द रियलाइजेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड आइडेंटिटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड आइडेंटिटी। वही रोमन साम्राज्य का उदाहरण देना शुरू कर दिया कि देखो हम लोग कितने महान रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, और हम लोग जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में जब हुई थी, तो आप लोगों को पता होगा ना भाई कि रोमन एम्परर को जो माना जाता था कि भाई ये जो है पूरे इलाके के, पूरे रोमन साम्राज्य के चीफ माने जाते हैं, तो ये सब चीजें जो है वो खत्म होकर के बाकायदा नेशनलिज्म की शुरुआत हो गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इंटरनेशनल रिलेशंस में ज्यादा पढ़ा जाता है, हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में उसको उतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं सच, बस इस बात के लिए उसको जानते जरूर है कि यहीं से आपको याद होगा मैंने कहा था कि कुछ सुधार चर्च ने भी अपनी तरफ से किए थे, तो ये वही सुधार का एक हिस्सा था, जहां पर चर्च ने क्या कर दिया, चर्च ने एंड कर दिया, राइट, द होली रोमन एम्परर्स रूल दैट वाज एंडेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि अब ये सिस्टम नहीं चलेगा कि पूरे के पूरे जो साम्राज्य हैं यूरोप के एरिया में वो रोमन एम्परर का ही एक डोमिनियन है, जैसे वो लगभग खलीफा वाला सिस्टम चलता था, अगर आपको याद हो, है ना, कि तुर्की का जो खलीफा होगा वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के सभी राजाओं का नॉमिनल हेड होगा। वैसा ही एक नियम चलता था कि पवित्र रोमन साम्राज्य यानी कि वही उसका जो हेड है यानी कि पोप, वो पूरे के पूरे लातीनी इलाके का, यानी कि जो एंशिएंट ग्लोरियस रोमन एम्पायर का पुराना इलाका है, उस पूरे इलाके के सभी राजाओं का हेड होगा। तो ऐसा नियम बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तब से लेकर के और अगले 50 साल के अंदर अंदर जो छोटे छोटे बिखरे हुए स्टेट्स थे, उन स्टेट्स के अंदर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन की भावना आने लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मेजर किंगडम्स जो एग्जिस्ट करते थे कंटेम्पररी इटली में, उसके बारे में। नंबर 1 आता है दोस्तों सार्डिनिया पिडमॉन्ट, द किंगडम ऑफ सार्डिनिया पिडमॉन्ट। कहां पड़ता है सार्डिनिया पिडमॉन्ट? नॉर्दर्न इटली, राइट, नॉर्दर्न इटली का वो हिस्सा जो कि किसके कंट्रोल में है, जो कि कंट्रोल में तो नहीं लेकिन नेबरहुड में देखेंगे तो फ्रांस के नेबरहुड में पड़ता है, ठीक है ना। सो दीज आर बेसिकली द टू डिफरेंट रीजंस ऑफ द किंगडम ऑफ सार्डिनिया पिडमॉन्ट। ऑलराइट एवरीवन, अब ये जो है इस पर रूल कौन कर रहे थे दोस्तों? हाउस ऑफ सेवॉय फ्रॉम ट्यूरिन। आपको अगर याद हो कि इटली में बैंकर्स का उदय हुआ था, हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, बैंकर्स का उदय हुआ था, वहां पर रईस घराने, है ना, अरिस्टोक्रेटिक नोबल हाउसेस हुआ करते थे, वही लोग जो है लीडर्स बनते थे, रूलर्स बनते थे, तो सेम वही लोग जो है यहाँ पर रूलर्स बन चुके हैं। सार्डिनिया आइलैंड लैग बिहाइंड एंड हैड स्पार्स पॉपुलेशन, बहुत ही जो है कम जनसंख्या हुआ करती थी। और दोस्तों खासकर अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पर और यहाँ पर ये जो दो आप लोगों के इलाके दिख रहे हैं, दो डॉट्स जो मैंने आपको बनाए हैं यहाँ पर दोस्तों, इन दोनों डॉट्स में आपको जेनोवा, है ना, क्या लिखेगा, जेनोवा और वेनिस, ठीक है, जेनोवा और वेनिस, और ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। लेकिन जेनोवा जो है दोस्तों ये अलग हो गया, ये अलग हो गया था, और आप जानते हैं लंबे समय तक यानी 1815 तक जो है जेनोवा वाज मैनेजिंग इट्स ओन सिटी, मतलब जेनोवा के व्यापारियों ने जेनोवा को बिल्कुल अलग तरीके से रखा हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट के पास कोई भी खास कमाई का साधन एज सच नहीं था। नतीजा ये निकला कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत स्पार्स थी, बहुत ही कम घनी जनसंख्या रहा करती थी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आते हैं वेनेशिया और लोम्बार्डी, नॉर्दर्न इटली के बाकी के दो इंपॉर्टेंट किंगडम्स। ये लोम्बार्डी और वेनेशिया जो है 1815 के आसपास अगर देखेंगे, यानी जब नेपोलियन की हार हुई है उसी समय की हम लोग बात कर रहे हैं। नेपोलियन की डिफीट के टाइम पर ऑस्ट्रियन एम्पायर का एक हिस्सा हुआ करते थे ये लोग, ठीक है ना, ऑस्ट्रियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे। और दोस्तों अगर आप लोग यूरोप का मैप एक बार देखें, यूरोप का अगर मैप आप देखें, जस्ट अ सेकंड, यूरोप के इस मैप को अगर आप देख सकते हैं तो आपको एक चीज तो क्लियरली समझ आ रही होगी, क्लियरली समझ आ रही होगी कि जब मैं बात करता हूं इटली की, है ना, तो इटली की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर मैंने आपसे क्या बताया कि ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं भाई कि ये कॉर्सिका है। क्या है ये है कॉर्सिका, कॉर्सिका। ये जो इलाका है दोस्तों, ये आपको क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये दोनों इलाके जो है, दीज टू, ये है आपके सार्डिनिया पिडमॉन्ट, सार्डिनिया पिडमॉन्ट, दोनों अलग अलग है। अब यहां पर आपको दिख रहा है दोस्तों, ये क्या दिख रहा है भैया, ये व्हाट इज दिस, इसी की बात हम लोग कर रहे थे, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, जिसको हम लोग कह रहे हैं, है ना, वेनेशिया। यहां पर आप कंपेयर करिए, नाउ यू जस्ट कंपेयर इट, अब आप लोगों को क्लैरिटी ज्यादा मिल जाएगी। देखिए
है ना, लोम्बार्डी और वेनेशिया के 2 इलाके, और सेम वही चीज अगर आप देखेंगे यहाँ पर लोम्बार्डी और वेनेशिया के 2 इलाके किसके साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, तो आज के जमाने में स्विट्जरलैंड के साथ और ऑस्ट्रिया के साथ देख रहे हैं। दोस्तों आज के जमाने में अगर हम देखेंगे तो ऑस्ट्रिया का इलाका देखो कितना छोटू सा इलाका है, जरा सा इलाका, ठीक है ना, लेकिन किसी जमाने में ऑस्ट्रिया जो है ये एक बाकायदा एम्पायर बना लेता था, काफी बड़ा, ठीक है ना। ये पूरा इलाका जो है ये ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब अगर देखें तो दोस्तों ये ऑस्ट्रिया और इटली, इनका क्या रिलेशन है, ये लोग किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं दूसरे को, तो जब आप इस मैप को देखते हैं ना तब आपको एक क्लैरिटी के साथ एक चीज पता चलती है, वो ये है कि ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में थोड़े से इलाके इटली के भी शामिल थे, मतलब इन दोनों के बीच में लड़ाई कभी ना कभी तो होगी, पक्की बात है, आगे देखेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रिया की सेना जो है दोस्तों, ऑस्ट्रिया की सेना जो है इस इलाके में बड़ी ही मजबूती के साथ बैठी हुई थी, हालांकि इवेंचुअली जब ऑस्ट्रिया की और फ्रांस की लड़ाई होगी तब ये इलाका जो है वो इटली को मिल जाएगा, ठीक है ना, ये इलाका इटली को मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं वेनिस के गणराज्य पर। वेनिस का गणराज्य दोस्तों कहां पर है, ध्यान रखिएगा, वेनेशिया के अंदर एक छोटा शहर जो है वेनिस, ठीक है, छोटा शहर जो है वो वेनिस। वेनिस गणराज्य जो है दोस्तों ये एक मेजर पॉलिटिकल, कमर्शियल और ट्रेड सेंटर था। आप ये मान के चलिए कि पोर्चुगीज और डच वगैरह के इमर्जेंस के पहले तक पूरी दुनिया में वेनिस के व्यापारी ही सबसे बेहतरीन ट्रेडर्स माने जाते थे, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि इस एरिया के लोग भी कल्चरली अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझते थे और इटालियन यूनिफिकेशन के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखेंगे तो छोटे छोटे स्टेट्स और भी थे, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्यूसनी, राइट, ट्यूस्कानी हो गया, या फिर ट्यूस्कानी के अलावा जो है मोडेना, परमा, ये सब जो स्टेट्स हैं छोटे छोटे, ये कहां है दोस्तों, तो आपने ये जो मैप देख रखा है ना, इसमें जो छोटे छोटे इलाके हैं ये सब है आपके, इन्हीं सबको हम लोग कह रहे हैं दीज आर द स्मॉलर किंगडम्स, स्मॉलर कैपिटल्स, ठीक है। बाकी फ्लोरेंस का नाम आप सबने सुना होगा, फ्लोरेंस एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था, सिटी रिपब्लिक या सिटी स्टेट। आप लोगों ने जो है अल्सास का, लॉरेन का, ठीक है ना, ये जो फ्रांस के कंट्रोल में हुआ करते थे, है ना, अगर आपको याद हो तो ऐसे ही इटली के भी कई सारे इलाके थे जो बिखरे हुए थे, और इन द पीरियड ऑफ रेनेसां दे गेन द प्रोमिनेंस। और आपको तो पता ही है कि अगर हम किसी एक स्टाइल को यूज करते हैं, उस स्टाइल से अगर हमें सक्सेस मिल जाती है या उसी स्टाइल से हम लोग जो है डोमिनेंट हो जाते हैं, तो हम उसे कंटिन्यू कर लेते हैं। इटली के लोगों ने सिटी स्टेट वाला स्टाइल चूज किया था, उस टाइम पर ये इनोवेशन था, काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन नेशनलिज्म के जमाने में सिटी स्टेट का कोई भी यूटिलिटी नहीं रह गया था, जिसके चलते इटली के ढेर सारे छोटे छोटे किंगडम्स अब नेशनलाइजेशन के रास्ते में रुकावट बनकर खड़े थे। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट था पोप का खुद का जो किंगडम था, खुद का राज्य था। दोस्तों बेनेवेंटो से लेकर के फेरारा तक और बोलोग्ना, राइट, बोलोना तक कैथोलिक चर्च के मालिक पोप साहब का जो है वो रूल चलता था। पोप जो है इस पूरे साम्राज्य के, इस पूरे राज्य के जो है वो स्पिरिचुअल भी हेड थे और पॉलिटिकल भी हेड थे, ठीक है। इनके पास सेना भी थी, और आपको आश्चर्य लगेगा ये जान करके कि पोप की सुरक्षा का दायित्व लेने वाला देश कौन सा था, जरा बताइए मुझे। व्हिच कंट्री वाज टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डिफेंडिंग द पोप? यस, एनीवन? आप लोगों ने सुना होगा ना, फ्रांस। हाँ, बहुत बढ़िया सूरज, वेरी गुड। तो फ्रांस जो है वो जिम्मेदारी लेता था पोप की रक्षा करने की, ठीक है। तो ये एक बहुत यूनिक कंडीशन थी। आप समझ सकते हैं यहाँ इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन से कि इटली के रास्ते में इंटीग्रेशन के लिए कौन कौन सी रुकावटें थी, है ना, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेशन। तो दोस्तों प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेशन में नंबर 1 पे आता है आपका इनके डिस्क्रीट या डिस्क्रीटेड स्टेट्स, ठीक है ना, इनके, है ना, सुप्रीमेसिस्ट सिटी किंगडम्स। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एक रुकावट है फ्रांस, एक और रुकावट अगर आप देखेंगे तो वो रुकावट है ऑस्ट्रिया, ठीक है, क्योंकि फ्रांस का एम्पायर और ऑस्ट्रिया का एम्पायर ये दोनों बहुत बड़ी रुकावट थे। और सबसे बड़ी रुकावट कौन था भैया? सबसे बड़ी रुकावट था कैथोलिक चर्च, यानी कि पोप, सबसे बड़ी रुकावट पोप, ठीक है ना। अब ये तमाम रुकावटों को इटली के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो यूनिफिकेशन लीडर्स हैं, वो बड़ी समझदारी के साथ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, राइट, सॉल्यूशन क्या निकलेगा दोस्तों? इसका सॉल्यूशन जो है वो वॉर प्लस डिप्लोमेसी, वॉर और डिप्लोमेसी की मदद से जो है समाधान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या समाधान निकलता है ना, तो उसके पहले हम लोगों को एक और रह गया है, नेपल्स। बताने की जरूरत खैर नहीं है इसको, लेकिन नेपल्स में जो है सबसे ज्यादा आबादी रहा करती थी। नेपल्स की अगर बात करें दोस्तों, तो पिछले वाले मैप में आपने देखा होगा, ये जो नेपल्स यानी दक्षिणी इटली का इलाका है, ये दरअसल में मोस्ट फर्टाइल रीजन, इसको हम लोग पो बेसिन या पो डेल्टा का जो है वो इलाका बोलते हैं। इसके अलावा ये सिसिली है, ये आइलैंड है जहां पर जो है वोल्केनो, राइट, वोल्केनिक एक्टिविटीज है। लेकिन दोस्तों वोल्केनिक एक्टिविटीज के बावजूद भी पॉपुलेशन की यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा जो है डेंसिटी अच्छी रहती थी, ठीक है ना। तो ये सब इलाके जो है दोस्तों, जब डेंसिटी अच्छी है, पॉपुलेशन अच्छी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी सेनाएं बनाना भी इजी होगा, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? सर इटली, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी में क्रिश्चियनिटी प्रिवेल थी, फिर भी पोप को इतना क्यों कंट्रोलिंग होना पड़ा वाली बात नहीं है डियर। यहाँ पर बात यह है कि पोप के अंदर से कितना लालच, मतलब चर्च के अंदर से कितना लालच खत्म हो चुका था। आपको क्या लगता है कि चर्च जो है आज अपनी खुशी से वो 44 यानी 44 हेक्टेयर का वेटिकन सिटी लेकर बैठा हुआ है? भाई मेरे, चर्च के पास तो हजारों लाखों स्क्वायर माइल्स का इलाका था। चर्च ने मार खा करके, परेशान हो करके, और तब जाकर के आपने क्या किया, तब जाकर के उन्होंने उस एरिया को छोड़ा, अपने इलाके को कम किया। नेपल्स वाज द पुअरेस्ट इवन आफ्टर एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज, फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है दोस्तों, नेपल्स को हम कह सकते हैं कि ढेर सारी पब्लिक, खेती बाड़ी का इलाका, प्रमुख व्यवसाय के तौर पर, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस खराब, इसकी वजह से यहाँ पर लोगों के अंदर क्रांति की भावना थोड़ा सा कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएगी, थोड़ा सा इन्वोक करना भी या प्रोवोक करना भी आसान रहेगा, ठीक है ना। डज द फ्रांस चार्ज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पोप? कावेरी, आई होप यू रिमेंबर that France under Napoleon had taken the complete absolvance from the Pope himself, that it will be Napoleon who would be appointing the religious authorities in the churches of France,
है ना। अगर आपको याद हो तो नेपोलियन ने फ्रांस में सभी चर्चेस को अपने अंडर में रखने की बात की थी, खुद अपॉइंटमेंट करेगा, खुद रिक्रूट करेगा। अब पोप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहां पर हमने यही पढ़ा कि पोप स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन पोप क्यों स्वीकार कर लेते हैं ये आप लोगों को मेरे ख्याल से अब समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ओवरऑल ये है सारे के सारे जो छोटे से छोटे जो स्टेट्स हैं, आप देख सकते हैं इस छोटू से इलाके में, है ना, जिनोवा से लेकर के परमा से, है ना, मोडेना से, और ये पता नहीं और भी कौन-कौन छोटे-छोटे इलाके हैं, नाम लिखा है, बट ये जो है जैसे लुक्का का इलाका है, लुक्का, है ना, और यहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे ढेर सारे किंगडम्स, ये सब। ठीक है, दिस इज अबाउट द कंप्लीट एरिया ऑफ इटली। नाउ अब इटली के एकीकरण से पहले ऐसी कौन-कौन सी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से हमें आगे के इवेंट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले बिखरे हुए इटालियन किंगडम को पहली बार मॉडर्न हिस्ट्री में एक कॉमन एम्पायर के अंडर में कौन ले आएगा, वो रहेगा फ्रेंच एम्पायर। जब फ्रेंच एम्पायर बनेगा नेपोलियन के अंडर में, तब जाकर के इटली के जो है छोटे-छोटे बिखरे हुए सिटी स्टेट्स जो अपनी ही झूठी शान में, अपनी झूठी ग्लोरी में रहा करते थे। ये मैं झूठी शान झूठी ग्लोरी क्यों कह रहा हूं, जैसे अगर आज की तारीख में मान के चलिए कि हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और हमारे उसमें नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम झूठी शान झूठी शेखी लेकर बैठे हुए हैं कि देखो यार मैं तो 10th क्लास में टॉपर था, 12th क्लास में टॉपर था, मैं तो कॉलेज का मेरिट होल्डर हूं, अभी नंबर नहीं आ रहे तो क्या हुआ, मैं तो टॉपर ही था, मैं तो टॉपर ही हूं। लेकिन इस तरीके से क्या आपको रिजल्ट में कोई बेनिफिट मिलेगा, क्या आपको ये एडवांटेजियस होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है इसी तरीके से इटली भी नेपोलियन के एम्पायर का हिस्सा बनने के पहले वही अपने सिटी स्टेट्स को लेकर के बड़ा प्राउड फील करते थे कि देखो यूरोप को आंखें दिखाने वाला, यूरोप को सॉरी आंखें देने वाला, रोशनी देने वाला, रास्ता दिखाने वाला कौन है, इटली है। इटली जो है वो सबसे ग्रेट एम्पायर, वी आर द ग्रेट रोमन्स, ये वो। लेकिन डेवलपमेंट के लेवल में सोशल चाहे पॉलिटिकल चाहे इकोनॉमिक हर तरीके से इटली जो है वो मोस्ट बैकवर्ड था। ठीक है, इसीलिए दोस्तों, इसीलिए जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स जिसमें कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसी मॉडर्न चीजें थी, जब ये इटली के लोगों को मिला या पता चला कि हाँ ऐसा कुछ है, आपको याद होगा नेपोलियन ने लोकल गवर्नेंस को सीधा सेंट्रल से अपॉइंट करने की टेंडेंसी शुरू करवाई थी, है कि नहीं, और उन सभी लोकल गवर्नमेंट्स में सेंटर के बनाए लॉज लागू होते थे, है ना। यानी कि एक यूनिफॉर्मिटी और एक यूनिटी दोनों चीजें जो है वो देखने को मिलना शुरू हो गई पूरे फ्रेंच एम्पायर में। नेपोलियन ने लिबरल रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि मेरिटोक्रेसी, अगर आपको याद हो सबसे काबिल लोग जो है अधिकारी बनने की कोशिश करते थे। हालांकि सीक्रेट तो ये है कि नेपोलियन अपने रिश्तेदारों को ज्यादा काबिल मानता था, लेकिन हाँ दावा तो करता था कि हम लोग सिर्फ काबिल लोगों को ही अपॉर्चुनिटी देते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑफ कोर्स ये अधिकार उनको मिला हुआ था। इसके अलावा दोस्तों प्रॉपर्टी के राइट्स हो गए, रिलीजियस टॉलरेंस हो गया, मॉडर्न सेकुलर वैल्यूज हो गई और एजुकेशन हो गया। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो कि इटली वालों को पता ही नहीं था, क्योंकि इटली वाले तो मेडिवल एज के खात्मे से ही परेशान थे, उनका ट्रांजिशन खत्म ही नहीं हो रहा था। मेडिवल एज खत्म कर दिया उन लोगों ने, उनके देखा देखी बाकी के यूरोप ने खत्म कर दिया, लेकिन यूरोप मेडिवल से मॉडर्न निकल गया, ये लोग मेडिवल खत्म होकर वहीं रुके हुए हैं, आगे बढ़ नहीं रहे कुछ भी, है ना। तो नतीजा क्या निकलता है दोस्तों, नतीजा ये निकलता है कि नेपोलियन के एम्पायर का हिस्सा बनते हैं, तब जाकर इनको मॉडर्न हवा की समझ होती है कि मॉडर्निज्म होता क्या है, चल क्या रहा है। ठीक है ना। अब फाइनली जब नेपोलियन का रूल खत्म हो जाता है दोस्तों, तब जाकर के जितने भी लोग हैं जो नेपोलियन को हराने वाली पावर्स थी, वो लोग इटली को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इटली जो है दोस्तों, छोटे छोटे ही सही लेकिन मेजर ब्लॉक्स में अपने आप को एक कॉमन आइडेंटिटी वाला देश समझने लगा था। अब उनको ये लगने लगा था कि यार बात तो सही है, हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स भी एक जैसी हैं, हमारी कंडीशंस भी एक जैसी हैं, हमारी लैंग्वेज से लेकर कल्चर से लेकर सब कुछ तो कंबाइंड है ना। दोस्तों आज भी देखिएगा कई लोग ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करने के लिए यही वाला पॉइंट देते हैं कि देखो ब्रिटिश लोग अगर नहीं आते तो इंडिया यूनिफाई नहीं होता या इंडिया एक नहीं होता, लेकिन अलग तरीके से होता। ठीक है, अलग तरीके से। फॉर एग्जांपल जैसे अब ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, सोशल रिफॉर्म्स वगैरह करवा दिए, रेलवेज इंट्रोड्यूस करवा दी, पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया, हाईवेज बनवा दिए, तमाम चीजें कर दी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इन सब का ब्रिटिश लोगों को टेम्पररी फायदा तो हुआ था, बट लॉन्ग टर्म फायदा किसका हुआ, लॉन्ग टर्म फायदा हुआ लोकल्स का, इंटरेक्शन बढ़ा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। और आप तो जानते हैं दोस्तों कि नेशनल आइडेंटिटी के लिए इंटरेक्शन और अंडरस्टैंडिंग यानी कि इमोशनल कनेक्शन, कंपैटिबिलिटी बहुत एसेंशियल होती है, बहुत एसेंशियल। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों ये जो चीज है ना, इसकी मदद से आपको समझ में आ गया होगा कि सेम वही कंडीशन इटली में भी हुई थी। इटली में जब वियना कांग्रेस के बाद नेपोलियन को डिफीट करने की बात की गई या डिफीट करने का पूरा साजिश रचा गया, और उसके बाद 1815 का जो ये टाइम था जिस टाइम ये वियना कांग्रेस अपने फाइनल लैप में थी, यानी कि अंतिम चरण में, दोस्तों इन्होंने नेपोलियन के साम्राज्य को खत्म करने के लिए शपथ खाई। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे इंपैक्ट पड़ता है इटली के ऊपर। कैसे दोस्तों, इटली के ऊपर ऐसे पड़ता है सर, ध्यान रखिएगा, इटली में नेपोलियन का रूल खत्म होने के साथ ही अब कुछ ऐसे लोग आ गए थे जिन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन या नेशनल आइडेंटिटी का मजा चख लिया था, एंड दे वांटेड टू कीप द इटालियन पीपल यूनाइटेड फॉरएवर। लेकिन ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि सोसाइटी के लीडर्स, राजा महाराजा लोग, ये सब जो है ऐसी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकलता है दोस्तों, देखिए जब इटली के लोगों को इनइक्वालिटी और रिप्रेशन का सामना करना पड़ा, वियना कांग्रेस के सेटलमेंट में उसको पर्याप्त रिस्पेक्ट नहीं मिली, इज्जत नहीं मिली, तो ऐसे में नेपोलियन के समय जब इकट्ठा होने वाले जो लोग थे, उन्होंने नेपोलियन को ही आइडियल मानते हुए अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, जैसे कि कार्बोनरीज और यंग इटली। दोस्तों कार्बोनरीज और यंग इटली, ठीक है, ये लीड किए जाते थे मैज़ीनी के द्वारा। किसके द्वारा, मैज़ीनी के द्वारा। और जब हम बात करते हैं मैज़ीनी की दोस्तों, तो मैज़ीनी के साथ साथ गरिबाल्डी का नाम भी लिया जाता है। ये दोनों मैज़ीनी और गरिबाल्डी को आप मान सकते हैं कि ये जो है इटालियन यूनिफिकेशन के या इटालियन रीएस्टैब्लिशमेंट के जो है दो अनमोल रत्न हैं। ठीक है, दो अनमोल रत्न। सूरज कुमार जी कहते हैं सर इटली पर किसका किसका कब्जा था 1848 से पहले। तो साहब 1848 से पहले किसका किसका कब्जा था, अगर आप मैप वाला पेज ध्यान से आपने देखा होता या आपने सुना होता तो आप इसका आंसर कर पाते। आपको याद होगा कि कॉर्सिका का जो आइलैंड है वो फ्रांस के पास था, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको याद होगा कि मेरे ख्याल से लोम्बार्डी और वेनेशिया जो है ये ऑस्ट्रिया का एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे। बाकी जो एरियाज थे वो कहने के लिए तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करते थे, लेकिन अगेन दे वर आल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ऑफ दीस टू थ्री मेजर पावर्स। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्री हैं इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। बिल्कुल बहुत सारे बिल्कुल नहीं है दोस्त, बहुत सारे कंट्रीज तो बिल्कुल है ही नहीं। पूरे यूरोप में इतने जरा से कंट्रीज हैं, हम लोग तो फिर भी काफी पहले की बात कर रहे हैं जब बहुत छोटे छोटे कंट्रीज। ठीक है, तो सिर्फ मेन आप ये समझिएगा कि फ्रांस ने कुछ एरिया कब्जा किया हुआ था, कुछ एरिया ऑस्ट्रिया ने कब्जा किया हुआ था, बाकी पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट था, लेकिन अपने ही आपस में खंड खंड यानी कि फ्रेगमेंटेड रूप में रहते थे। ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखिएगा दोस्तों, कई बार जो है पूछता है ना, गिउसेपी मैज़ीनी का तो कार्बोनरी और यंग इटली, और गरिबाल्डी का दोस्तों रेड शर्ट्स, बहुत मशहूर है रेड शर्ट्स। गॉट इट एवरीवन? क्या होता है रेड शर्ट्स? ये रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती, यानी कि एक तरीके से आइडेंटिटी मान लीजिए ये हो गई है, और इस आइडेंटिटी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में वॉलंटियर्स जो हैं वो शामिल हो रहे थे। इस रेड शर्ट को हम लोग ओरिजिनल रेड शर्ट बोल सकते हैं, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान वाला जो रेड शर्ट है वो दरअसल में इसी के नाम पर रखा गया है। और संजोग की बात आप ये देखिएगा जरा कि ये जो रेड शर्ट्स की बात हो रही है ना, रेड शर्ट्स की जो बात हो रही है, ये 1831 के आसपास से जो है वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहती है। और 1831 से अगर आप 100 ईयर्स ऐड कर देंगे तो 1931 आ जाएगा। उस जमाने में 1931 में आपको खान अब्दुल गफ्फार खान मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है दोस्तों कंडीशंस थी। इसके अलावा अब जो है लड़ाइयों की शुरुआत हो जाएगी। 1848 से 49 में पहली बार ऐसी कोशिश की गई थी जहां पर इटालियन यूनिफिकेशन को ऑस्ट्रिया के खिलाफ एक हथियार बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पोप ने इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, पोप ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। नतीजा एफर्ट फेल, पूरी तरीके से फेल हो गया। उसके बाद रोमन रिपब्लिक जो है दोस्तों, ये एक बार ऐसा हुआ था कि पेपल स्टेट्स में गरिबाल्डी और मैज़ीनी ने जो है फ्रांस के सपोर्ट के बावजूद, फ्रांस जो है पोप की रक्षा करता था, उसके बावजूद गरिबाल्डी और मैज़ीनी ने क्या करवाया था, रोमन एम्पायर में, रोमन जो एरिया था ना, क्रिश्चियन आपके रोमन कैथोलिक चर्च का जो पोप का एरिया था, पेपल स्टेट्स में दोस्तों इन लोगों ने कम से कम मान के चलिए कि लोकल लोगों ने लगभग 500 के आसपास फ्रांस के सोल्जर्स को काटा होगा, बिकॉज दे वर अपोजिंग इन द फेवर ऑफ पोप। अब पोप का साथ दे रहे हैं वो लोग, और अपोज किसका कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं आपके फ्रीडम फाइटर्स का। ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये हालांकि बहुत बड़ी लड़ाई तो नहीं कही जाएगी। बड़ी लड़ाई जो है दोस्तों वो बनती है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ विक्टर इमैनुअल सेकंड एंड हिज प्राइम मिनिस्टर मिस्टर काउंट कैवूर। और एवरीबॉडी, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब ये जो है काउंट कैवूर, इन्हीं का सबसे ज्यादा डायरेक्टली अगर रोल है तो इन्हीं का है। ऑलराइट गाइस, थोड़ा सा एक सेकंड दीजिएगा ना, शोल्डर में हल्का सा पेन लग रहा है। ऑलराइट, ये फ्रोजन शोल्डर का जो कंडीशन है ना, दिस इज वेरी बैड। मुझे लगता है फिजियोथेरेपी वगैरह करवानी पड़ जाएगी। एनीवेज, चलें हम लोग वापस इटली पहुंच जाते हैं, है ना। इटली से एकदम से हम लोग इंडिया में आ गए थे, तो इटली चलते हैं फिर से। ठीक है, आफ्टर फॉल ऑफ नेपोलियन डिड फ्रांस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन? यस ऑफ कोर्स, यस इट केप्ट ऑन कंटीन्यूअसली प्रोवाइडेड। अकेले नहीं, और भी देश थे, लेकिन फ्रांस सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब होता क्या है दरअसल में दोस्तों, जब काबूल की बात करते हैं, काबूल दरअसल में ना प्रधानमंत्री था किसका? सार्डिनिया पिडमॉन्ट का। सार्डिनिया पिडमॉन्ट ही लीड करता है दोस्तों इटालियन यूनिफिकेशन को, क्योंकि सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो है सबसे ज्यादा एफिशिएंट था, सबसे ज्यादा टैलेंटेड उसके प्राइम मिनिस्टर थे, और सबसे ज्यादा टैलेंटेड उसका यहाँ तक सपोर्टिव उसका रूलर भी हुआ करता था, अगर आपको याद हो, विक्टर इमैनुअल सेकंड जो है। जब विक्टर इमैनुअल सेकंड रूलर बनता है दोस्तों, उसने अपने प्राइम मिनिस्टर को पूरी छूट दे दी कि आप अगर इटालियन यूनिफिकेशन करते हैं सो गो अहेड। ठीक है, अब दोस्तों सार्डिनिया पिडमॉन्ट और ऑस्ट्रिया जो है, राइट, ऑस्ट्रिया के बीच में लड़ाई हो जाती है। किसके किसके बीच में? मैप जरा याद करिएगा दोस्तों, है ना। सार्डिनिया पिडमॉन्ट याद करिएगा, सार्डिनिया पिडमॉन्ट ये वन है। सार्डिनिया पिडमॉन्ट और ऑस्ट्रिया के बीच में लड़ाई हो जाती है। ऑस्ट्रिया के बीच में लड़ाई क्यों हो जाती है? ध्यान रखिए दोस्तों। तो जैसे अगर आप देख रहे हैं, तो जब ये लड़ाई होगी, है ना, जब लड़ाई होगी उस टाइम पर लोम्बार्डी का और वेनेशिया का इलाका ऑस्ट्रिया के कब्जे में रहता है। किसके कब्जे में रहता है? ऑस्ट्रिया के कब्जे में रहता है। सार्डिनिया पिडमॉन्ट के अकेले की दम पर है क्या लड़ाई करने की औकात? उसकी तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन लड़ाई करने के लिए जो समर्थन मिल रहा था वो फ्रांस का समर्थन मिल रहा था। किसको? सार्डिनिया पिडमॉन्ट को। अब आप कहेंगे कि सर क्या बात कर दी सर आपने, हम लोग तो देख रहे हैं कि भाई फ्रांस तो पोप का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब 1860 में सार्डिनिया वर्सेस ऑस्ट्रिया की जो लड़ाई होती है, इस लड़ाई में सार्डिनिया का सपोर्ट जो है फ्रांस भला क्यों करता है? सपोर्टेड बाय फ्रांस, व्हाई, क्यों करता है भाई दोस्तों? उसके पीछे का रीजन यह है दरअसल में कि फ्रांस जर्मनी से थोड़ा परेशान चल रहा था, खासकर प्रूशिया से। ठीक है ना, और प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ये दोनों उस समय तो दोस्त हुआ करते थे। इसी वजह से फ्रांस जो है वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। किसके सपोर्ट में? सार्डिनिया के सपोर्ट में। लेकिन सार्डिनिया के सपोर्ट में खड़ा होने के बदले में फ्रांस कुछ इलाके भी चाहता है, कुछ भाई बार्गेन तो करेगा ना फ्रांस बार्गेन करता है दोस्तों। किसका बार्गेन करता है? फ्रांस बार्गेन करेगा कॉर्सिका का। किसका बार्गेन करेगा? कॉर्सिका का बार्गेन करेगा। इसके अलावा ये जो छोटा सा इलाका है ना, जिसको हम कहते हैं सेवॉय, क्या कहते हैं? सेवॉय। दोस्तों ये छोटा सा इलाका जो सेवॉय का है, ये किसको मिल जाएगा? टू फ्रांस। 1860, ठीक है ना, 60। तो आपको ये चीज तो क्लैरिटी मेरे ख्याल से मिल चुकी होगी कि फ्रांस ने बदले में थोड़ी सी, है ना, वसूली भी की थी, और उस वसूली के बदले में क्या करता है वो सार्डिनिया पिडमॉन्ट को सपोर्ट करता है। किसको कब्जा करने के लिए? लोम्बार्डी को और वेनेशिया को कब्जा करने के लिए। आई बात समझ में सभी लोगों को? यस और नो एवरीबॉडी? ठीक है ना, सब लोगों को ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसके बाद अगर देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर काबूल जो है अपना जो अगला इंटरवेंशन करेगा वो साउथ में करेगा। वो कहाँ करेगा? साउथ में करेगा। अब दोस्तों काबूल जो है ये गरिबाल्डी को किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि देखो आप एक बात समझो, अगर एक ही टीम के अंदर दो कप्तान हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है टीम तो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर काबूल जो है असल में गरिबाल्डी को रोकने की कोशिश करता है कि आप जो है साउथ से लीड करते हुए कोई दूसरा एक बड़े साइज का किंगडम मत बना लीजिएगा। ठीक है, नतीजा क्या हुआ इसका? नतीजा ये हुआ कि जो सदर्न एरियाज थे वो भी सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने धीरे धीरे ग्रैब कर लिए। छोटे छोटे किंगडम्स थोड़े ग्रैब कर लिए। कौन से छोटे छोटे किंगडम्स? मैप देखिए दोबारा फटाफट से दोस्तों। ये जो छोटे छोटे किंगडम्स आप देख रहे हो, ठीक है ना, आप इसको देखिएगा यहाँ पर, है ना, लूका के इलाके हो गए, या फिर जो आपके पोमा के, है ना, रोमा के इलाके हो गए, या फिर जो टस्कानी के इलाके हो गए, या फिर मॉडर्ना, है ना, आर्मा, ये सब इलाके, राइट एवरीवन, ये सब पूरा का पूरा इलाका जो है कैप्चर कर लिया गया। ठीक है,
अब उसके बाद अगर देखें, अब इसके बाद प्रोक्लेमेशन ऑफ द किंगडम ऑफ इटली, इटली के साम्राज्य की उद्घोषणा 1861 में कर दी जाती है, जब ऑफिशियली क्या होता है, एक इटली का साम्राज्य के नाम से, इटालियन एम्पायर या इटालियन किंगडम के नाम से एक ऑफिशियली डिक्लेरेशन की जाती है, जिसमें कि विक्टर इमैनुअल, राइट, विक्टर इमैनुअल सेकंड, जो कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा हुआ करते थे, जिनका प्राइम मिनिस्टर था कावूर, बेसिकली इनको बना दिया गया इटली का राजा अभी भी, लेकिन उसमें वेनेशिया और रोम शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेनेशिया का जो इलाका, वेनेशिया का जो इलाका है ऑस्ट्रिया के कब्जे में अभी भी काफी हद तक बना हुआ था। लोम्बार्डी तो चलो मिल गया था उनको, लोम्बार्डी तो मिल गया था। अब जाकर के प्रूशिया का और ऑस्ट्रिया का युद्ध हो जाएगा, प्रूशिया का और ऑस्ट्रिया का युद्ध हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, दरअसल में 1866 का जो पीरियड है, 1866 का जो पीरियड है, इस लड़ाई की वजह से इटली का बड़ा फायदा होगा। सोचो, बड़े बड़े पावरफुल लोग लड़ रहे हैं, इटली कभी इस साइड कभी उस साइड मिल जा रहा है, सबको छोटे मोटे बेनिफिट्स का प्रॉमिस कर दे रहा है, और उसके बदले में अपने वाले जो इलाके हैं उनको छुड़वा ले रहा है, उनको छुड़वा ले रहा है। अब देखिए जरा, दरअसल में जो बाकी के इलाके थे इटली उनको कब्जा करना चाहता था, लेकिन अब होता क्या है, होता यह है कि प्रूशिया और इटली जो है उन्होंने आपस में एक समझौता किया। क्या समझौता किया? उन्होंने समझौता किया कि हम ऑस्ट्रिया के खिलाफ मिल करके लड़ेंगे, और इटली के प्रधानमंत्री ने, कावूर ने ये बोला कि उसके बदले में आपको हम लोग वेनिस का इलाका दे देंगे, वेनिस का इलाका हम लोग दे देंगे, ठीक है। अब जब ये समझिएगा, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ये दोनों इटली के उत्तरी देशा के तरफ बड़े पावरफुल देश थे। दोनों ही देशों में शुरू में तो बढ़िया रिलेशन थे, क्योंकि प्रूशिया में भी जर्मन्स रहते थे काफी ज्यादा, और ऑस्ट्रिया में भी काफी ज्यादा जर्मन्स रहते थे। उसके बावजूद इन दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई तो वो आपने सुना होगा ना कि द फाइट बिटवीन टू कैट्स। तो आप यहां पर देखिए जरा, ऑस्ट्रिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया ने कहा कि आप एक काम करिए, आप उसका साथ मत दीजिए, क्योंकि अब इटली थोड़ा बड़ा हो गया था ना, अब इटली थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो अब ऑस्ट्रिया को लगा कि यार अगर इटली भी जर्मनी के साथ, इटली भी अगर प्रूशिया के साथ मिल जाएगा तो हमारी तो हार एकदम 110% तय हो जाएगी। मैप में अगर आप लोकेशन देखेंगे तो सपोज है ना, सपोज ये जो है वो इटली का इलाका है बेसिकली, है ना, इटली का इलाका अगर ये है तो यहां तक तो आप देख रहे हैं कि ये ऑस्ट्रिया का इलाका है, दिस इज ऑस्ट्रिया, है ना। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये प्रूशिया है, ये स्विट्जरलैंड है ना, ये फ्रांस है, ये पूरा फ्रांस है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है और ये इतना बड़ा इलाका बोल रहा है कि हम इसका साथ देंगे, तो ऑस्ट्रिया की तो सैंडविच वाली हालत हो जाएगी ना भाई, सैंडविच के जैसा वो तो दब जाएगा दोनों साइड से। इसी वजह से ऑस्ट्रिया ने सोचा कि देखो, वेनिस का इलाका ले देकर के है तो इटली का ही है तो इटली का ही। ऑस्ट्रिया ने पटाने की कोशिश की, इटली को ऑफर किया कि काम करो, मेरे साइड आ जाओ, मैं तुम लोगों को वेनिस का इलाका दे दूंगा, वेनिस का इलाका दे दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों, वेनिस जो है ऑस्ट्रिया ने ऑफर कर दिया देने के लिए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है इटली का प्रधानमंत्री समझौता करने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसको सिर्फ वेनिस का शहर नहीं चाहिए था, पूरा का पूरा वेनेशिया चाहिए था। लोम्बार्डी मिल गया था, पूरा का पूरा वेनेशिया उसको चाहिए था। इस वजह से उसने मना कर दिया था, और प्रूशिया ने इटली का साथ दिया, और नतीजा ये निकला दोस्तों कि इटली जीत जाता है और वेनिस को अक्वायर कर लिया जाता है अलॉन्ग विद द कंप्लीट स्टेट ऑफ वेनेशिया, ठीक है। इसके बाद दो संधियां होती हैं, एक चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में और एक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ये दोनों ट्रीटीज जो हैं, इटली के द्वारा जो भी एरियाज जीते गए थे उन्हें बाकायदा अप्रूवल और एक्सेप्टेंस दे देती हैं और रिकॉग्नाइज कर लेती हैं एज द लेजिटिमेट एरियाज ऑफ इटालियन किंगडम। आई बात समझ में? तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इटली में 1866 तक आते आते सार्डिनिया पिडमॉन्ट में ही एकीकरण की शुरुआत की थी, इंटीग्रेशन की शुरुआत की थी। सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो है, ठीक है ना, वो मिल चुका है। सार्डिनिया पिडमॉन्ट में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो, है ना, नॉर्थ का इलाका था, और यहाँ पर, है ना, उसके बाद हमने देखा था कि वो छोटे छोटे जो इलाके किंगडम्स वगैरह थे ये सब, है ना, ऐड हो गए थे। उसके बाद हमने देखा था कि भाई ये लोम्बार्डी का और ये जो वेनेशिया का इलाका था वो भी ऐड हो गया था। अब आप देखेंगे कि इटली के सामने जो है ना ऑफर पड़ा हुआ है, अच्छा, नेपल्स का इलाका जो है और सिसिली का इलाका जो है, इसके अलावा पिडमॉन्ट और सार्डिनिया का जो एक आइलैंड वाला इलाका था, ये सब ऑलरेडी, ये सब के सब ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुके हैं, ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुके हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुके हैं। अब अगर आप देखें तो बचता कौन है, कौन बचाता है भाई? अभी भी कुछ छोटे छोटे किंगडम्स जैसे कि है ना, ट्रेस्टी, फ्रूली, रोम, ट्रेंटिनो, राइट, ट्रेंटिनो, ये ट्रेंटिनो वगैरह, फ्रूली वगैरह, ये सब क्या है? ये सब के सब जो है दोस्तों पैपल स्टेट्स कहलाते हैं। रमाकांत जी, ये कहलाते हैं पैपल स्टेट्स, यानी कि रोम के साथ साथ पोप के अंडर में आने वाले बाकी के इलाके अभी तक वो इंटीग्रेट नहीं हुए। स्विट्जरलैंड कहां से आया? स्विट्जरलैंड जो है वो पहले से ही था, वो कहीं से आया नहीं, वो था वो, ठीक है। गैरिबाल्डी एंड काबूर, वेयर वाज गैरिबाल्डी एंड काबूर वेयर, मतलब ये लोग कहां के थे, कहां रहने वाले, इस तरीके से आप पूछ रहे हैं क्या? हाँ, तो एक देखो, गैरिबाल्डी और मैज़िनी जो है ये लोग दक्षिणी इटली से, और उत्तरी इटली से जो है वो काबूर, ठीक है। यहाँ पर अभी काबूर तो प्रधानमंत्री बना हुआ है ना भाई, काबूर तो प्राइम मिनिस्टर। गैरिबाल्डी और मैज़िनी जो है ये लोग रहेंगे, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते रहेंगे, कि उनका रोल थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि उनकी एज कम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये लोग 1831 में, आप सोचिए जरा, 1831 में यंग इटली वाला ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, तो आपको लगता है कि उस टाइम के बाद 1860 की बात हो रही है, 30 साल के बाद की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ना कि पार्टिसिपेशन का लेवल थोड़ा डाउन चला जाएगा, है ना। तो फाइनली क्या हो रहा है दोस्तों, फाइनली ये हो रहा है कि अब जो है एक युद्ध होगा, फ्रैंको प्रशिया वॉर। कौन सा वॉर होगा? फ्रैंको प्रूशियन वॉर। ये कब हो रहा है दोस्तों युद्ध? ये हो रहा है 1871 में, 1870-71 में फ्रैंको प्रूशियन वॉर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये फ्रांस और प्रूशिया के बीच में लड़ाई क्यों हुई? फिर से मतलब इटली के यूनिफिकेशन की स्टोरी यही है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में हमेशा बंदरबाजी मार ले जा रहा है, राइट। द फाइट बिटवीन टू कैट्स इज ऑलवेज बेनिफिशियल प्रॉफिटेबल टू द मंकी। अब दरअसल में दोस्तों इटली के साथ साथ जर्मनी का भी लफड़ा चल रहा था ना भाई। जर्मनी भी तो अपने यूनिफिकेशन की कोशिश कर रहा था, और जब कोई भी देश यूनिफिकेशन की कोशिश करता है और कल्चरली वो किसी एरिया पर क्लेम करता है, तो ऐसे में पड़ोसियों के यहाँ तो बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल, अगर भारत दावा करता है कि सपोज बांग्लादेश का जो राजशाही जिला है, या आसाम का जो सिलहट वाला पोर्शन बांग्लादेश में मिल गया था, या फिर जो पूर्णिया के बगल में बांग्लादेश का इलाका है ना, ये सब जो इलाके हैं, इन सब इलाकों पर अगर भारत बोले कि नहीं ये हमें चाहिए, हमारा रीयूनिफिकेशन चल रहा है, तो बांग्लादेश को बुरा लग जाएगा और इनके बीच लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। यस ऋतिक, यस। तो ऐसे में फ्रांस और प्रूशिया के बीच में भी कुछ इलाकों को लेकर के लड़ाई होती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि इसमें इटली भी एक
पार्टिसिपेशन ऑफर करता है। दरअसल में आपको याद होगा प्रूशिया के साथ इटली ने थोड़ी सी दोस्ती कर ली थी। प्रूशिया के साथ दोस्ती क्यों कर ली थी अगर आपको ध्यान में हो तो 1866 में जब इटली ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने की बात कर रहा था तो दरअसल में ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध इटली नहीं कर रहा था बल्कि प्रूशिया युद्ध कर रहा था। प्रूशिया युद्ध कर रहा था, ठीक है ना, प्रूशिया। इसी तरीके से इसमें इटली क्यों आ गया क्योंकि इटली को जो है ऑस्ट्रिया से अपनी जमीन निकलवानी थी। इसी तरीके से दोस्तों जब 1870-71 में फ्रांस और प्रूशिया के बीच में युद्ध होगा तो फिर से इटली बीच में आएगा। फिर से जो है इटली जो है वो प्रूशिया का साथ देगा। क्यों साथ देगा? क्योंकि इटली अगर प्रूशिया का साथ देता तो दोनों का फायदा हो जाता, प्रूशिया का भी फायदा, इटली का भी फायदा। प्रूशिया को फ्रांस से वो इलाके मिल जाएंगे जिन इलाकों के लिए प्रूशिया लड़ाई कर रहा है, और इटली को अगर फ्रांस हार गया उसकी मदद की वजह से तो इटली को भी मौका मिलेगा कि वो क्या करे, वो जो है फ्रांस से अपने सेवॉय के इलाके और ट्यूरिन के इलाके और ना सार्डिनिया के जो छोटे-छोटे इलाके दिए थे वो इलाके वापस खींच ले, वो इलाके वापस ले ले। ठीक है, नतीजा दोस्तों ये होता है, नतीजा ये होता है कि फ्रांस सचमुच में हार जाता है। फ्रांस जो है सचमुच में ही हार जाता है और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि फ्रांस के कब्जे से अल्सास और लॉरेन के इलाके जर्मनी यानी कि प्रूशिया के पास चले जाते हैं। वही प्रूशिया जो कि उसी युद्ध में जीतने के बाद अपने साम्राज्य का नाम रख देगा जर्मन एम्पायर। और इसके अलावा जो है सेवॉय के इलाके, सार्डिनिया के जो थोड़े से इलाके बचे हुए थे, इसके अलावा कोर्सिका के इलाके, ये सब जो है कंट्रोल में किसके आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे इटली के कंट्रोल में। तो 1871 का फ्रैंको प्रूशियन वॉर जो है दोस्तों, फ्रांस का और प्रूशिया का जो युद्ध था 1870-71 का, ये युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित होता है और जिसके बदले में इटली का और जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन 1871 में कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें फ्रांस के साथ लड़ाई लड़ने की एक और बहुत बड़ी वजह क्या थी? फ्रांस अभी भी लगातार रोम का यानी कि पोप के इलाकों का सपोर्ट किया जा रहा था, मान नहीं रहा था। और अब इटली का पारा हाई हो चुका था, इटली के पास ताकत भी थोड़ी अच्छी आ चुकी थी, ऊपर से विल्हम का जो है वो सपोर्ट था प्रूशिया के जो किंग का। अब प्रूशिया के किंग का सपोर्ट है, अपनी जरूरतें भी हैं, तो इस वजह से फ्रांस को जब हरा दिया गया तो दोस्तों फ्रांस को हराने की वजह से इटली को क्या क्या फायदे मिले, मैप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फ्रांस को हराने की वजह से दोस्तों इटली को मिलते हैं बहुत सारे फायदे, जैसे कि क्या क्या फायदे, जैसे कि आप देखिए फ्रांस को हराने से इटली को मिल गया ये वाला इलाका, ठीक है ना, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका। हालांकि ये इलाका वापस से फ्रांस के कब्जे में चला जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और कभी नहीं लौट कर आएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो पैपल स्टेट्स आप देख रहे हो ना, पैपल स्टेट्स में रोम का इलाका, ठीक है, ये जो रोम का इलाका है दोस्तों, दिस विल बी ग्रैब्ड। तो जितना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ये सब जो है 1871 फ्रांस को हराने के बाद जो है वो मिला। ठीक है ना, फ्रांस को हराने के बाद मिला। तो आप लोगों के लिए एक सिंपल सा मैं फ्लो चार्ट बना देता हूं, आप लोग उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द स्टोरी ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। ठीक है, नंबर 1 बेसिक्स। तो बेसिक्स में गैरिबाल्डी और मैज़ीनी, इन लोगों ने क्या काम किया भैया? इन लोगों ने जो है कार्बोनरीज, यंग इटली, इस तरीके के वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस तैयार करवाए, रेड शर्ट है ना, इस तरीके के वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन तैयार करवाए। उसके बाद दोस्तों आते हैं एडवांस पर, जिसमें कि है ना कावोर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कावोर ये अलग अलग वॉर्स और डिप्लोमेसी की मदद से, तो ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 है ना डिप्लोमेटिक इंटीग्रेशन, डिप्लोमेटिक एंड वॉर बेस्ड इंटीग्रेशन, जिसमें दोस्तों 1859-60 के दौरान क्या करता है, ये जो है सार्डिनिया पिडमॉन्ट प्लस उसमें ऐड कर देता है नेपल्स प्लस सिसिली। ठीक है ना, इसके अलावा दोस्तों इसमें ऐड कर देता है लोम्बार्डी, ठीक है ना, लोम्बार्डी का इलाका। इसके बाद फिर 1866 में यहां पर दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रिया प्रूशिया वॉर जो है, ऑस्ट्रिया प्रूशिया वॉर, इसकी मदद से इटली गॉट कंट्रोल ओवर द वेनेशिया। ठीक है ना, वेनेशिया के ऊपर कंट्रोल मिल गया उसको। ठीक है ना, अब इसके बाद फिर 1871 में फ्रैंको प्रूशियन वॉर, जिसकी मदद से इटली गॉट है ना आपके सैवरी का जो इलाका है, ठीक है ना, सैनवॉय एंड रोम, ठीक है, तो ये इलाके जो है वो मिल जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है इटली क्या हो गया, यूनिफाइड हो गया। दिस कंप्लीटेड द यूनिफिकेशन, कंप्लीटेड इन 1871 when Rome was annexed, है ना, Rome was annexed and made the capital। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो गया। अब एक सवाल आया है कि व्हाई इटली वाज थिंकिंग कि अगर फ्रांस हार गया तो सर्वाइवल वाला पोर्शन कैप्चर कर लेगा इन फ्रैंको प्रूशियन वॉर वाज इटली डिसाइडेड। हे भगवान, तो मैंने अभी तक क्या बताया था ये बताना जरा, ये देखो जरा, बीच में क्या सो गए थे क्या बीच में? हाँ भाई, बीच में सो गए थे क्या? मैंने आपसे क्या बताया था कि फ्रांस वर्सेस प्रूशिया की लड़ाई में इटली जो है प्रूशिया के साथ मिला हुआ है, इस उम्मीद में कि इटली को क्या मिल जाएगा, इटली को सेवॉय मिल जाएगा, इटली को रोम मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गॉट इट एवरीवन? चलो, तो सभी मेरे ख्याल से सब लोगों को क्लियर हो गया
किसी के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई दुविधा, एनीबॉडीज एनी क्वेरीज? ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम जो है इटालियन यूनिफिकेशन का है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे कि एट लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ सा जो पोर्शन रहेगा, वर्ल्ड वॉर के दौरान भी छोटा सा इलाका जो है वो इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में लड़ाई हो जाएगी, जिसमें इटली जो है वो है ना ट्रेंटिनो, फ्रिउली और ट्राइस्टी के जो इलाके हैं, छोटे छोटे इलाके जो पेपल स्टेट के बचे हुए थे, उनको घेर लेगा। ठीक है, मतलब पूरा गॉट इट एवरीवन? सभी लोगों को क्लैरिटी के साथ मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। फ्लो चार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हों। आप क्लास को दोबारा जब देखिएगा रिवाइज करने के लिए, तो हर क्लास को रिवाइज करना अपने कर्तव्य का हिस्सा बना लीजिए। क्लास रिवाइज करेंगे तब आप जब लिखेंगे तब वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी क्लास बिना 2 बार देखे अगर आप सोच रहे हैं कि आपने उसको दिमाग में बिठा लिया, चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। ठीक है, आफ्टर मार्थ ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन दोस्तों इटली के एकीकरण के परिणाम क्या होते हैं? इटली के एकीकरण के परिणाम आप देखिएगा, है ना। अब जो चीज यहाँ पर बाद में बताई गई है वो चीज हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया। दरअसल में बहुत सारी चुनौतियां इटली के एकीकरण के सामने, इटली के इंटीग्रेशन के सामने या यूनिफिकेशन के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। नंबर 1 सबसे बड़ा चैलेंज मैंने आपसे जो बताया था कि भैया एरिस्टोक्रेसी को अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद सोचिए, अगर भारत देश में प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कर दिया गया तो क्या प्रिंसेस बहुत खुश थे? क्या राजकुमार बहुत प्रसन्न थे इस बात को लेकर के? नाराज थे। उनको बेचारों को मनाने के लिए तरह तरह के लालच देने पड़े, तरह तरह के जो है प्रॉमिसेस करने पड़े। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो है प्रिंसली स्टेट या कोई भी जो है किंगडम, वो खुश नहीं होता है अगर उसको नेशनलिज्म के नाम पर आपने घेर लिया तो। ठीक है, पोप का विरोध तो इतना बड़ा था कि पूछो मत। पोप सोचिए जरा, 1929 में जब सबकी जेब कड़की हो गई थी, ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, उसके समय तक जो है वो पोप ने इटली को अपना देश नहीं माना, इटालियन नेशन को ही रिकॉग्नाइज नहीं किया। सोचो जरा, ये लोग जो आजकल उपदेश देते हैं भारत को या पाकिस्तान को या दुनिया के किसी भी देश को शांति बनाए रखने का, सोचो कैसा लगता होगा कि उनकी राजधानी में बैठा हुआ पोप वो बोल रहा है कि हम इस देश को मानते ही नहीं है। यानी दिल्ली में बैठ करके कोई ये कह दे कि इंडिया, कौन सा इंडिया, कहां है इंडिया, है ना, ये तो कोई देश ही नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को देख करके आपको लगता नहीं है कि जैसे भारत में आज अगर देखेंगे तो अलगाववाद की समस्या है भारत में, कुछ ऐसे रीजनल किंगडम्स या रीजनल आई वुड से प्रोविंसेस हैं जहां पर एक सेपरेटिज्म की थॉट अभी भी वर्क कर रही है। तो ऐसा तो इटली में भी था, ऐसा फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में भी था। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है, एक मजबूत देश इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेता है, देर से रिजॉल्व कर लेता है। अमेरिका में तो आपने देखा था ना कि बाकायदा लड़ाइयां हो गई थी भाई, 4 साल तक युद्ध चलता है, 4 साल तक आपस में एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं, तब जाकर के अमेरिका बन पाया। ठीक है, पार्लियामेंट्री जो है डेडलॉक भी इसमें इमर्ज हो गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब दरअसल में जब एक देश बन गया, अब एक देश बन गया यानी कि एक संसद भी बनेगी। अब एक संसद बनेगी तो उसमें एक पार्टी तो नहीं हो सकती क्योंकि देश अलग अलग थे, तो सभी देशों को इकट्ठा करने के लिए कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बना ही होगा। आप जानते हैं जब हम 2, 4, 6 गुट को इकट्ठा मिला करके एक कॉमन गुट बना देते हैं तो ऐसे में हर एक ग्रुप की छोटी छोटी बातें उसका ध्यान रखना पड़ता है। सेम वही चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी जहां पर सोशलिस्ट और लिबरल्स जो हैं ये काफी की कंसर्न पर बड़ा डिसएग्री कर रहे थे कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, पैटर्न ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, इन सब का कैसा नेचर होना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन, बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, अब अगर देखें तो एक चीज आपको ये भी देखना है कि लगातार डिसयूनिटी भी जो है वो इमर्ज हो रही थी दोस्तों। एक्चुअल में इटली का जो नेचर था, इटली के स्टेट का, इटालियन स्टेट का जो नेचर था, आप जानते हैं कि डाइवर्स और मल्टीलिंगुअल, मल्टी कैरेक्टर जो है देश, सोशली इकोनॉमिकली काफी ज्यादा डिसिमिलर। तो ऐसे देश में आप इंटीग्रेशन सिर्फ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की मदद से नहीं ला सकते। इटली के साथ यही समस्या थी कि इटली जो है रीजन वाइज, लैंग्वेज वाइज, कल्चर वाइज काफी ज्यादा विभिन्नताएं, काफी ज्यादा डाइवर्सिटीज जो है उसमें थी। और सिर्फ पॉलिटिकल इंटीग्रिटी का मतलब इंटीग्रिटी थोड़ी होता है, इसका मतलब इटली को काफी ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी इकोनॉमिक फ्रंट पर दोस्तों। यही वो कारण होता है, यही वो रीजन होता है जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इटली क्या करता है, इटली जो है वो अलाइड नेशंस का साथ देता है इस उम्मीद में कि शायद अगर वो लोग जीतेंगे तो इटली को भी कुछ शेयर वगैरह अच्छा सा मिल जाएगा, कुछ हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, बट एक फैक्टर ये भी था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला चैप्टर हम लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों इसका मतलब इटली के इंटीग्रेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअसली बनी हुई थी, धीरे धीरे करके उनका सॉल्यूशन निकलता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि इटली के यूनिफिकेशन के प्रॉब्लम्स क्या थी और उसके यूनिफिकेशन में कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या थे। तो ये सब फैक्टर्स तो आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं, हम लोगों ने शुरू किया था इसी पॉइंट से, तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि नेपोलियन का कैंपेन हो गया, कार्बोनरीज है ना, या वियना कांग्रेस हो गया। ठीक है ना। बाकी 3 नेता थे, कौन कौन 3 नेता, सब नाम आप जानते हैं, मैजीनी, गरिबाल्दी और कावूर। ठीक है, मैजीनी ने क्या किया भैया, मैजीनी ने जो है इटालियन रिपब्लिक की स्थापना करने का कांसेप्ट रखा, यंग इटली की जो है एस्टैब्लिशमेंट की। वहीं गरिबाल्दी ने क्या किया दोस्तों, गरिबाल्दी ने जो है वो सदर्न इटली को आजाद कराया और रेड शर्ट्स की जो है वो स्थापना की। यंग इटली के अलावा दोस्तों इनके कार्बोनरीज भी है ना, कार्बोनरीज जो है वो एक सीक्रेट सोसाइटी के तौर पर, गुप्तचर के तौर पर जो है वो इन्होंने स्थापित किया था, सीक्रेट सोसाइटी। ठीक है, और मेन जो है मेन कंट्रीब्यूशन किसका रहा, काबूर का रहा, जो कि सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था। सार्डिनिया के राजा का नाम क्या था दोस्तों, तो उसका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड। ठीक है, विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो इसने क्या करवाया, काबूर ने फ्रांस के सपोर्ट से सार्डिनिया के इलाकों को विस्तार किया। बाद में जो है फ्रांस के चंगुल से अपने इलाके जो थोड़े बहुत रह गए थे, जो फ्रांस ने गिफ्ट के तौर पर सेवॉय के इलाकों को गिफ्ट के तौर पर लिया था, वो इलाका भी इसने वापस ले लिया। ठीक है ना। यानी कि इसने कौटिल्य वाला, चाणक्य वाला दिमाग चलाया। इसने जो है आप ये कह सकते हैं कि कभी ऑस्ट्रिया और प्रूशिया की लड़ाई से फायदा उठाया, कभी फ्रांस और प्रूशिया की लड़ाई से फायदा उठाया, कभी जो है खुद ऑस्ट्रिया के साथ लड़ करके उसमें फ्रांस को बीच में अपने सपोर्ट में लेकर के आया। यानी कि अपने पड़ोसियों के आपसी दिक्कतों का बड़ा जबरदस्त इसने डिप्लोमेटिक बेनिफिट जो है वो उठाने में सफलता पाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नो ऋतिक, क्लियर हो गया सभी लोगों को दोस्तों? ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से ये सब फैक्टर्स जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इटली का यूनिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट एवरीबॉडी। अब इटली के यूनिफिकेशन के होने की वजह से एग्जैक्टली यूरोप के पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ गया। दरअसल में इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन आपको साइमल्टेनियसली समझना है, इकट्ठा ही समझना है। अगर
यही थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि हम लोग फाउंडेशन बैच मेरे ख्याल से चला रहे हैं, फाउंडेशन बैच आप लोग कर रहे हो, अगर यही एडवांस बैच होता या अगर आप जो है थोड़ा सा पहले से ही पढ़ करके समझ करके अगर बैठे होते, रिपीटर्स होते अगर आप लोग बाय चांस, तब मैं आप लोगों को एक अलग अप्रोच बताता कि आमने सामने रख करके पूरे यूरोप के मैप की मदद से कि किस तरीके से कहाँ की लड़ाई साइमल्टेनियसली इकट्ठा क्या क्या चल रही थी। पर अभी अगर मैं वो बताने लगा तो आप लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव, टाइम टेकिंग और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप लोग घर जाकर के जब लेक्चर को रिवाइज करें, इटालियन और जर्मन दोनों यूनिफिकेशन को अपने तरीके से उसे इंटीग्रेट करके एक स्ट्रक्चर या एक शॉर्ट या एक फ्लो चार्ट कुछ भी बनाएं और आप लोग जो है वो मुझे ईमेल पर शेयर करिएगा ताकि मैं देखूं कि कौन सही तरीके से बना पाया है। ये आप लोगों का होमवर्क है आज का, ठीक है? ये आप लोगों का होमवर्क है। लास्ट में ऐड कर दीजिएगा ऐसा मैप वाइज प्लीज। अरे बिल्कुल देखो सर, मैं तो ऐड कर दूंगा, लेकिन अब आप लोगों को जो मिलता है वो उसमें ये सब रहता है कि नहीं रहता पता नहीं। आप लोगों को ये जो मेरा लिखा हुआ पीपीटी होता है ये नहीं मिलता क्या? बताइए जरा मुझे। 3 लोग जो इटली के यूनिफिकेशन के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये लोग का कोई भी नेटवर्क एस्टैब्लिश था या नहीं? कैसा नेटवर्क? कैसा नेटवर्क भैया? यार सब लोग बोल रहे हैं मिलता है और हमारे ऋतिक रोशन साहब कह रहे हैं कि नहीं मिलता है और मयंक बाबू भी कह रहे हैं नहीं मिलता है। बाकी लोगों को कैसे मिल जाता है? तो जिसको जिसको मिल जाता है आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया अपने अनुषंगियों के साथ भी इसे जो है वो वितरित कीजिए, ठीक है? मिलता है बट विदाउट एनोटेशन। सोनाली कहती है कि आप जो बोर्ड पर लिखते हैं वो भी मिलता है। सोचो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। हैंड रिटन पीपीटी जो आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, अगर बाय चांस मिलते हैं, वो अलग है, ये जो है वो अलग है। दिस इज अलग, मतलब कि मैंने जो लिखा है तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो हमारे कंटेंट टीम जो होती है वो कंपाइल करते हैं, ठीक है? तो सभी स्टूडेंट्स को मिल रहा है, दैट मींस कि आप लोगों को मिल रहा है, और जिसको नहीं मिल रहा है इसका मतलब कि उसे पता करना जरूरी है, एप्लीकेशन खंगालना जरूरी है। चलो भैया, सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के एकीकरण का क्या महत्व है दोस्तों? इटली के एकीकरण का महत्व ये है, सबसे पहली चीज कि एक यूरोप में एक एग्जांपल सेट हो गया कि बिखरे हुए राज्यों का एकजुट होने के बाद, बिखरे हुए राज्यों को एकजुट करके एक किंगडम एस्टैब्लिश किया गया, एक राज्य एस्टैब्लिश किया गया। दैट वाज अ यूनिक अकम्प्लिशमेंट इन द कंटेम्परेरी यूरोपियन सोसाइटी, ऑलराइट? बिकॉज़ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ह्यूज एम्पायर resulting into the emergence of numerous kingdoms or numerous states, that is a norm, that is a norm. However, the integration of the numerous smaller kingdoms and the emergence of an integrated kingdom, that is an exception, that is an exception, right? तो ये जो है आप लोगों को थोड़ा देखना है। यानी कि इटली के यूनिफिकेशन ने ये साबित कर दिया कि छोटे-छोटे देश मिलकर के एक देश बड़ा ताकतवर बना सकते हैं। कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटी जो है वो मजबूत हुई, यानी हम कह सकते हैं कि यूरोप में अपने राष्ट्रवाद को लेकर के एक पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है वो इमर्ज होता है ड्यू टू द इटालियन यूनिफिकेशन। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बाकी के एस्पेक्ट्स पर, खासकर दुनिया के कल्चरल एस्पेक्ट्स पर बहुत इंपैक्ट डालता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जब हम एक्सट्रीमिस्ट फेज पढ़ते हैं, एक्सट्रीमिस्ट फेज का मतलब क्या होता है? यानी कि जब ब्रिटिश के खिलाफ एक एग्रेसिव स्टांस लेने की जो बात आती है, जिसमें लाल बाल पाल बहुत एक्टिव रहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सभी लीडर्स जो हैं इटालियन और जर्मन यूनिफिकेशन से बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे, बहुत इंपैक्ट था उनका। जैसे कि आपने अगर कभी सुना हो तो लाला लाजपत राय जो हैं ये मैज़ीनी के और गैरिबाल्डी के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। उन्होंने इनकी बायोग्राफीज जो है वो लिखी हुई है। इसके अलावा लाला लाजपत राय ने जो है दोस्तों एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन भी एस्टैब्लिश किया था जिसका नाम था यंग इंडिया, इन द नेम ऑफ ऑन द सेम लाइंस एज दैट ऑफ यंग इटली। इसके अलावा गंगाधर तिलक जो है, राइट, ये उसी तरीके से चाहते थे जैसे कावूर ये कोशिश करता है कि सभी लोगों को, मतलब एक स्टेट की प्रॉब्लम को दूसरे स्टेट के साथ जोड़ करके सभी स्टेट्स मिल करके और अपने इलाके को इंटीग्रेट कर दें। गंगाधर तिलक भी यही चीज कोशिश करते थे कि कैसे बंगाल की समस्या जो है वो पंजाब और महाराष्ट्र यानी बॉम्बे वगैरह सब मिल करके आपस में करें ताकि ब्रिटिश लोग एक तरीके में साइड लाइन हो जाएं, ठीक है ना? तो गाइस इन्होंने, मतलब इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स ने या दुनिया में और भी कई देश है जहां के फ्रीडम फाइटर्स ने इटालियन जर्मन यूनिफिकेशन की मदद से नेशनलिज्म के बेसिक लर्निंग्स पाई हैं। और नेशनलिज्म के बेसिक लर्निंग जो है दोस्तों ये दरअसल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? एक चीज आपको और भी है कि इन्होंने इंटीग्रेट तो कर दिया, लेकिन उस इंटीग्रेशन में और भारत के जो नेता थे उनके इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है बेटा? इंडिया के जो एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे, जो भारत को आजाद करना चाहते थे ब्रिटिश चंगुल से या होम रूल की डिमांड कर रहे थे, दरअसल में भारत के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, नेशनलिस्ट थे, ये हर हाल में डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे। लेकिन इटालियन इंटीग्रेटर्स जो थे इन्होंने मोनार्की को मजबूत किया, जैसे कि विल्हम को जो है मजबूत किया बिस्मार्क ऑफ जर्मनी ने, और जैसे कि विक्टर इमैनुअल को मजबूत किया कावोर ने, ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं क्या कि इनके दिमाग में जनता की भलाई के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज की वजह से इंटीग्रेशन लाना नहीं था, बल्कि वही अपने खुद के राज्य को सबसे महान बनाने, सबसे महान बताने, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को यूनिक एस्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने कल्चरल इंटीग्रेशन यानी कि नेशनलिज्म को प्रमोट किया था। तो दोस्तों देखो, यूपीएससी में हमें सपोर्ट भी करना है और हमें क्रिटिसाइज भी करना है। आपने सपोर्ट तो कर लिया कि इटली के यूनिफिकेशन या जर्मनी के यूनिफिकेशन से इतना बेनिफिट, इतना फायदा हुआ, क्रिटिसाइज भी तो कर दीजिए थोड़ा सा कि देखो इनका यूनिफिकेशन हुआ तो था, लेकिन वो यूनिफिकेशन जो है वो जेनेरिक नहीं था, एनफोर्स्ड यूनिफिकेशन था, ताकत के दम पर किया गया था। नंबर 1। नंबर 2, वो यूनिफिकेशन जो है जनता के फेवर में, डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं था, बल्कि राजा के फेवर में, रॉयल या कह सकते हैं मोनार्किकल रूल के फेवर में था। नंबर 3, इस इंटीग्रेशन का डायरेक्ट बेनिफिट जनता को इमीडिएटली कुछ नहीं मिलता, ना ही राइट्स के तौर पर, ना ही किसी इमीडिएट डेवलपमेंट के तौर पर। उल्टा कुछ ऐसी पब्लिक जो कल्चरली माइनॉरिटीज के लेवल पर हुआ करती थी, उनको तो बुरी तरीके से सप्रेस कर दिया गया, ठीक है ना? तो ये 3-4 पॉइंट्स जब आप नेगेटिव लिख देते हो तब ये पूरा टॉपिक बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना? तो आप लोग जब रिवाइज करिएगा तो ये 3-4 टॉपिक्स, जो 3-4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उसको आप लोगों को ऐड कर देना है, ठीक है? ऐड कहां पर करोगे आप? ऐड आप कर दोगे है ना अपने जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उस पे ऐड कर दीजिएगा। गॉट इट एवरीवन? तो आई थिंक आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सब तो कहने की बातें हैं कि आधुनिक इटली का निर्माण हुआ यूरोप में। अब आते हैं दोस्तों जर्मनी की यूनिफिकेशन के बारे में बात करने के लिए। जर्मनी यूनिफिकेशन पहले हम लोग एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, तो ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं वापस। ब्रेक जो है अभी कितना हो रहा है? 7:44 हो रहा है, 7:44 से लेकर के और 7:59 तक, ठीक है ना? 15 मिनट तक का जो है ब्रेक, ठीक है?
सर जब इटली के यूनिफिकेशन के बाद फिर से मोनार्की का बाद फिर से डेमोक्रेसी कब हुआ? डेमोक्रेसी देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सारी चीजें होती हैं, ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद होती हैं। और वैसे भी डेमोक्रेसी जो है मोनार्की के साथ साथ ही कंटिन्यूअसली होने लगी थी इटली में, ठीक है ना। चल आते हैं हम लोग ब्रेक के बाद मिलते हैं। ठीक है, क्या नाम है? होल्स्टी। उसके बाद कुछ और इलाकों के नाम देख लीजिए जरा, जैसे कि ये है ओल्डनबर्ग। क्या है ये? ओल्डनबर्ग, ठीक है ना। या इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये है बेडन, ये आपका है बेडन। और इसके ठीक बगल में ये जो इलाका है दिस इज कॉल्ड एज अल्सास एंड लॉरेन, राइट, अल्सास एंड लॉरेन। ठीक है दोस्तों, आई बात सभी लोगों को क्लियरली समझ में। अब देखते हैं जरा, अब हमने कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस को डिमार्केट कर दिया है। जब आप इस स्पेसिफिक लोकेशन को देखते हैं तब आपको जर्मनी के यूनिफिकेशन का अंदाजा लग जाता है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन करना ये इटली के यूनिफिकेशन करने से थोड़ा सा ज्यादा टफ था। क्यों? क्योंकि जर्मनी का जो क्वेश्चन था दोस्तों, बेसिकली जर्मन नेशन वाज अ लिंग्विस्टिक ट्राइबल नेशन बट डिवाइडेड इनटू hundreds of small and large principalities। ठीक है ना। तो आप सोचिए जरा कि जर्मनी के अंदर जो है वो बहुत सारा डाइवर्सिटी था, बहुत सारा वास्ट एरिया। आप जिसे प्रूशिया का साम्राज्य कहते हैं, किंगडम ऑफ प्रूशिया कहते हैं, वो प्रूशिया देखिए, थोड़ा सा प्रूशिया आपको यहाँ पर दिखेगा, है ना, यहाँ पर थोड़ा प्रूशिया दिख रहा है आपको फ्रांस के बिल्कुल बगल में, और थोड़ा सा प्रूशिया जो है वो, है ना, काफी बड़ा सा इलाका यहाँ दिख रहा है, काफी बड़ा सा इलाका जो है वो यहाँ दिख रहा है। आज अगर आप देखते हैं दोस्तों तो इसी प्रूशिया के अंदर जो है आपको ये पोलैंड का इलाका दिख रहा है ना, वार्सा, कुछ पोलैंड का हिस्सा यहाँ पर भी है। जैसे ये देखो पोलैंड में चला, आज के जमाने में पोलैंड में चला गया है। आप लोगों को आज का मैप अगर मैं दिखाऊं तो भूलना नहीं है, देखो जरा, दिख रहा है आपको ये, है ना, बेलोरसिया बेसिकली जो है ना, जो बेलारूस वगैरह के इलाके हैं, या जो पोलैंड, देखो जर्मनी के बगल में पोलैंड है, दिख रहा है आपको, ये देखो पूरा दिस पर्टिकुलर लोकेशन, ये जो मैप मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है आज के जमाने में बहुत सारे अलग अलग देशों में बट गया है। जैसे आप देखिए बेल्जियम जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पड़ोस में, लेकिन लग्जमबर्ग नाम का एक छोटा सा किंगडम आपको शायद उतना इंपॉर्टेंट ना लगता हो, पर ये था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक्चुअल में लग्जमबर्ग जो है ये एक मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया भी था, ठीक है। तो जर्मनी के पास ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, ज्यादा कठिन कंडीशंस हुआ करती थी। ओके एवरीवन, तो सभी लोग मेरे ख्याल से आ चुके हैं। जिनको नहीं आना है, जिनको बीच में टपली मार के चले जाना है, गायब हो जाना है, वो लोग नहीं आएंगे। तो लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलो, ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ जर्मनी। अब जर्मनी का बैकग्राउंड अगर देखें दोस्तों तो सबसे पहली चीज कि आपको मैंने अभी बता ही दिया, सैकड़ों जर्मन भाषा बोलने वाले, है ना, सैकड़ों जर्मन भाषा बोलने वाले छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे। इटली के जैसा नेचुरली डिवाइडेड वहां पर फ्रंटियर्स नहीं थे, एक दूसरे में उलझे हुए तीतर बितर, है ना, उबड़ खाबड़, बिल्कुल कठिन तरीके से डिवाइड हुए थे, यानी कोई भी क्लियर नेचुरल फ्रंटियर नहीं हुआ करता था, ठीक है। सबके सब बोलते तो जर्मन ही थे, सबके सब बोलते तो जर्मन ही थे, लेकिन अपने आप को अलग अलग देश के तौर पर कंसीडर करते थे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो बड़ी बात वो ये है कि प्रूशिया जो है ना, प्रूशिया जो है दरअसल में उसका इन्फ्लुएंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया ये दोनों ही जो हैं दरअसल में जर्मन स्पीकिंग किंगडम्स हुआ करते थे। और
एक समय ऐसा आएगा जब ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे जस्ट टू एंश्योर कि जर्मन स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन बनेगा। उस कन्फेडरेशन का अध्यक्ष कौन रहेगा, उसका लीडर कौन रहेगा। तो ऑस्ट्रिया कहता है कि मैं, यानी कि जो हमारा देश है वो असली नेता है जर्मन का, और प्रूशिया कहता है कि वो हमारा जो राज्य है वो असली लीडर है जर्मन का। और अल्टीमेटली प्रूशिया ही जो है वही जर्मनी बन जाता है। जिस देश का नाम जर्मनी होगा वो देश में सबसे ज्यादा इंपैक्ट, सबसे ज्यादा जो रीजन वो किसका रहेगा, प्रूशिया का रहेगा। ऑस्ट्रिया एक अलग देश बनेगा, छोटा सा देश, बहुत छोटा सा, जर्मनी के सामने कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सब हम कह सकते हैं कि ये सब चीजों की शुरुआत कहां से होती है। देखो, जब तक होली रोमन एम्पायर यानी कि वही पोप के साम्राज्य की बात थी, यानी पोप को सब अपना नॉमिनल फिगर हेड मान के चलते थे, तब तक तो ठीक चल रहा था, मतलब लड़ते झगड़ते चल रहा था काम। 300 से ऊपर जर्मन भाषा बोलने वाले छोटे छोटे बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे भाई। 300 से ज्यादा राजाओं को इकट्ठा करना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही नेपोलियन भाई साहब जो है 1807 में जर्मनी है ना, जर्मन स्टेट्स पर जो है नेपोलियन ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि नेपोलियन ने अपने जो भी रिफॉर्म्स अपने फ्रांस के इलाके में इंट्रोड्यूस किए थे, ऑफ कोर्स वही रिफॉर्म्स वो पूरे एम्पायर में इंट्रोड्यूस करेगा। सबसे पहला काम उसने जो ये सर्फडॉम वाला सिस्टम चलता था, समझ लीजिए कि जमींदारी वाला सिस्टम चलता था, बंद कर दिया। उसने सिस्टम बंद कर दिया। उसने बकायदा जो है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है ना, युद्ध मंत्रालय और इसके अलावा जो है गृह मंत्रालय जैसी मॉडर्न मिनिस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, इसके अलावा उसने जो है प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया दोस्तों, है ना। प्राइमरी एजुकेशन यानी कि 5 साल से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया गया। नेपोलियन के द्वारा यह काम किया गया। ठीक है, यूनिफॉर्म करिकुलम, सेंट्रलाइज्ड करिकुलम यानी कि एक देश और एक सिलेबस वाला कॉन्सेप्ट जो है उसने लागू कर दिया। इसके अलावा सभी जर्मन युवाओं के लिए उसने मिलिट्री ट्रेनिंग जो है ना वो अनिवार्य कर दी, ताकि जितने भी जो है इलाके हैं उन्हीं के लोगों से उन्हीं को डिफेंड करवाने के काबिल बनाया जा सके। बाकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो नेपोलियन ने करवाई थी। आप जानते हैं कि फ्रांस के साम्राज्य में मॉडर्न इंडस्ट्रीज को शुरू करने वाला भी वही था, तो जाहिर सी बात है कि जिस जिस इलाके में उसका एम्पायर था उस इलाके में भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को भी उसने शुरू किया होगा। ठीक है, अब आपको मैंने बताया ना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि आप ऐसा क्यों कह सकते हैं कि इटली के और जर्मनी के पुनर्निर्माण या उनके राष्ट्रीयकरण की जो कहानी है उसका असली हीरो नेपोलियन है। या फिर इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं ये चीज कि अप टू व्हिच एक्सटेंट कैन यू से दैट द इंटीग्रेशन ऑफ जर्मन एंड इटालियन नेशंस और जर्मन एंड इटालियन स्टेट्स इनटू अ नेशन इज इंडेटेड टू द राइज ऑफ नेपोलियन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? उसमें आपको वही इटली में क्या क्या करवाया या क्या क्या हुआ और जर्मनी में क्या क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब आप सब जानते हैं कि 1807 में जब वहां पर इंपैक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है नेपोलियन का, और उसके बाद जब प्रूशिया जो है, अच्छा मेरे ख्याल से सॉरी वही रिपीट हो, हाँ, उसके बाद जब प्रूशिया जो है अपने आप को थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करता है या अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करता है, जाहिर सी बात है प्रूशिया ने समझौते पर दस्तखत किए थे, आपको याद हो ना, वियना कन्वेंशन। दोस्तों वियना कन्वेंशन जो है आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो सबसे पहले एक प्रूशिया और रशिया के बीच में समझौता होता है 1813 में, जिसमें बाद में मैटरनिक नाम का जो ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री या चांसलर आप उसे कह सकते हैं, उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा उसकी वजह से ही ऑस्ट्रिया जर्मन राज्यों के संघ का मुखिया बन जाएगा, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री का दिमाग था, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से प्रूशिया प्लस ऑस्ट्रिया प्लस रशिया प्लस इंग्लैंड ये सब लोग मिलकर के और फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं, और जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है दोस्तों कि किस तरीके से नेपोलियन की हार होती है और इन सभी इलाकों के लोगों को राहत मिल जाती है, छूट मिल जाती है। ठीक है, इसको सफल बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो किसका था दोस्तों? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था ये ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री का है ना, जिसका नाम था मैटरनिक, इसका नाम था मैटरनिक, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसी का था। ऑलराइट, अब इसमें मैटरनिक ने, मैंने आपको बताया ना कि उसने क्या कर दिया, यूरोप के दिशा और दशा को बदल के रख दिया। अब एक क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है, थॉमस सॉरी आपका क्या नाम था इसका, ओके क्लेमेंस मैटरनिक जो है, क्लेमेंस मैटरनिक जो है, इसके कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको डिस्कशन करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर डिस्कस द रोल ऑफ मैटरनिक इन द रीशेपिंग ऑफ यूरोपियन स्टेट्स इन अ पोस्ट नेपोलियनिक एरा। ठीक है, तो रोल ऑफ मैटरनिक इन द रीशेपिंग ऑफ यूरोप इन द पोस्ट नेपोलियनिक एरा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब इस पर डिस्कस करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस जो है दोस्तों पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक जिनकी पॉलिसीज दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। ना ये वियना कांग्रेस बनाता, ना ये नेपोलियन का एंड होता, और ना ही यूरोप के पॉलिटिकल जर्नी को डिसाइड एक डायरेक्शन मिलता, और ना ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता, ना ही सेकंड वर्ल्ड वॉर, कुछ नहीं होता। जो हुआ है वैसा वैसा कुछ भी नहीं होता अगर मैटरनिक ने वियना कांग्रेस को लीड नहीं किया होता, उसके डायरेक्टिव्स को सेट नहीं किया होता। ठीक है, तो डिड नॉट एड्रेस द रूट कॉजेस ऑफ द नेपोलियनिक वॉर, रादर इट वाज मोर इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग द ऑस्ट्रियन हेजेमोनी ओवर द एंटायर सेंट्रल यूरोप। पूरे केंद्रीय यूरोप में ऑस्ट्रिया के साम्राज्य की सत्ता को स्थापित करना इसका मुख्य मकसद बन गया था। ये सिर्फ अपनी धौंस जमाना चाहता था, बजाय कि नेपोलियन की लड़ाई या नेपोलियन के वॉर को जो है सही मायने में उसके इंपैक्ट को घटाना। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है उसके बाद होता है जर्मन कन्फेडरेशन या जर्मन बंद जिसको कहते हैं ना, याद रखिएगा, देयर ड्यूशर, राइट, ड्यूशर बंद, इसका मतलब होता है द जर्मन कन्फेडरेशन, द जर्मन कन्फेडरेशन। अब दोस्तों ये जर्मन कन्फेडरेशन जो है ये दरअसल में आफ्टर द राइज ऑफ मैटरनिक एज द प्राइम कमांडर और द प्राइम लीडर ऑफ द जर्मन कम्युनिटी एज सच, क्या होता है दोस्तों, इस संस्था की या इस ग्रुप की स्थापना की जाती है जिसमें कि दो सबसे बड़े जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स ऑस्ट्रिया और प्रूशिया अलॉन्ग विद 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स शामिल होते हैं, और जिसका हेड जो है दोस्तों
वो क्या कहलाता है, जिसका हेड जो है वो है ना बंद का हेड कहलाता है, यानी कि ग्रुप का हेड कहलाएगा, जो कि कौन रहेगा, मैटरनिक रहेगा। इसमें ध्यान रखिए दोस्तों, मेन ये जो एसोसिएशन था वैसे तो ठीक ठाक काम कर रहा था, लेकिन आप तो जानते हैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, कितने लोगों ने इसका नाम सुन रखा है बेटा? सार्क का नाम कितने लोगों ने सुन रखा है? सार्क की स्थापना कैसे की गई थी, क्यों की गई थी? इसलिए की गई थी कि साउथ एशिया के देश आपस में कोऑपरेट करेंगे, आपस में मिलजुल करके काम करेंगे, ठीक है। लेकिन आप सब जानते हैं साउथ एशिया के दो सबसे बड़ी जो ताकतें हैं, इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों ताकतों में आपस के मतभेद, आपस के डिस्प्यूट्स की वजह से सार्क का फ्यूचर जो है खराब हो गया, है ना। इंडो पाक डिस्प्यूट्स की वजह से सार्क का फ्यूचर खराब हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब सेम उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से जर्मन कन्फेडरेशन का जो फ्यूचर था वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पॉलिटिकल और सोशल या फिर किसी भी मुद्दे पर कभी भी जर्मनी के दो सबसे बड़े पावरफुल किंगडम्स, जर्मन स्टेट्स, नंबर 1 प्रूशिया, नंबर 2 ऑस्ट्रिया, इनके बीच में आपस में कभी भी दोस्ती नहीं होगी, हमेशा ये लोग लड़ते मिलते रहेंगे, ठीक है। तो 1815 में कुल मिलाकर जर्मनी की कंडीशन कैसी थी आप ये देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जर्मनी का ही इलाका जो है वो प्रूशिया और सब कुछ इसमें आपको दिखा होगा। ये मैप थोड़ा ज्यादा बड़ा है, क्लैरिटी के साथ है, ठीक है। द रंजन राव इज आस्किंग सर पाक सुपर पावर कब बना? तो मेरे भाई रंजन राव, आप प्लीज थोड़ा सा अपनी लिसनिंग स्किल्स को और अच्छा करिए। मैंने कहा कि सार्क यानी साउथ एशिया की दो, है ना, मेजर पावर्स, गॉट इट। तो बिल्कुल इसमें कोई भी इसमें झूठ या कोई भी गलत स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान ही दो मेजर पावर हैं। और आपको तो सर मेरे ख्याल से पता ही होगा, पढ़े लिखे इंसान है, कि पाकिस्तान इज आल्सो हैविंग द न्यूक्लियर आर्सेनल एंड there are the several reports which suggest that Pakistan's nuclear arsenal, that means the number of nuclear weapons, that is more than that of India's nuclear weapons. ये बात हम लोग भले ही ना माने, लेकिन इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर वेपन्स को एसेस करने वाली बहुत सारी एजेंसीज ने इस तरीके के दावे किए हुए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान के अलावा आई डोंट सी एनी मेजर पावर मिलिटरीली, ठीक है। चलो, तो ये जो है, देखो यार, मैं हमेशा ना आप लोगों के सामने फैक्ट्स पर बात करूंगा, कभी भी भावनाओं में बह करके नहीं। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसे ही इग्नोर कर देगा, कुछ नहीं है, तो आप ये बात समझिए कि जितने भी देशों के पास न्यूक्लियर पावर होती है, चाहे उनकी आर्मी 2 कौड़ी की हो, चाहे उनकी इकोनॉमी 2 कौड़ी की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स की मौजूदगी से दे हैव द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग द मास डिस्ट्रक्शन। ऑलराइट एवरीवन, तो इसीलिए जो जहां है, लेट अस बिकम ब्रेव इनफ टू कॉल अ स्पेड एज अ स्पेड, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहां पर अगर देखेंगे तो जर्मनी में राष्ट्रवाद का विकास 1830 के डिकेड में क्यों होने लगता है, क्या रीजन है? लगभग ये वही कारण है, लगभग ये वही समय है जब इटली में भी राष्ट्रवाद का विकास होता है। उसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? उसके पीछे का कारण है फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, याद करिएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, काउंटर रिवॉल्यूशन भी हो जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, नेपोलियन ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बेड़ा गर्क कर दिया पूरी तरीके से। जो फ्रांस क्रांतिकारी के रूप में, है ना, पूरी तरीके से मोनार्की से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, उसी फ्रांस को नेपोलियन ने वापस से मोनार्की बना दिया। जिस तानाशाही से फ्रांस परेशान था, उसी फ्रांस को वापस से उसी, है ना, उसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मूवमेंट से उपजे हुए नेपोलियन ने वापस से उसे तानाशाही बना दिया। नतीजा ये होता है कि अब जो है दोबारा से पब्लिक रिवॉल्ट करेगी, लेकिन ये वाला रिवॉल्ट जो होगा, दिस वुड बी मच मोर इफेक्टिव एंड मच मोर आइडेंटिटी ओरिएंटेड, जहां पर फ्रांस के लोग फ्रेंच आइडेंटिटी को लेकर के अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे, जस्ट टू एस्टैब्लिश एनी सच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच एनहांसेस द रेपुटेशन ऑफ द फ्रेंच इन द वर्ल्ड। तो राष्ट्रवादी सरकार की जो है स्थापना करने की मांग हो जाएगी, क्योंकि नेपोलियन ने हर किसी को ग्लोरी का, रेस्पेक्ट का, इज्जत का, कल्चरल वैल्यू का चस्का लगा दिया था। तो उसकी वजह से फ्रांस में काउंटर रिवॉल्यूशन होता है दोस्तों, और फ्रांस के काउंटर रिवॉल्यूशन का असर कहां पहुंचता है? पड़ोसी जर्मनी और पड़ोसी इटली में, ठीक है। नतीजा क्या निकलता है कि इटली में भी और जर्मनी में भी रोमांटिसिज्म और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, रोमांटिसिज्म दोस्तों एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। जब आप अपने देश को, अपनी आइडेंटिटी को एक लिविंग एंटिटी मानने लग जाते हैं, जैसे कि भारत के क्रांतिकारी, है ना, कहते थे ना कि भाई मैं जो है, आपने मेरे ख्याल से भगत सिंह का वो एक लेटर पढ़ा होगा जो उन्होंने अपने फादर के लिए लिखा था, और उसमें उन्होंने बताया था कि मैंने अपनी तमाम उम्र मादर वतन के लिए वक्फ कर दी है। ऐसे मतलब इस एग्जैक्ट यही लाइंस उन्होंने यूज की थी। इसका मतलब कि यहाँ पर मादर वतन का मतलब होता है, ये पर्शियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि हमारी मदरलैंड, यानी हमारी मातृभूमि, है ना, मातृभूमि। अब भूमि यानी कि धरती, अब जो हमारी जन्म लेने के जन्म स्थान है, उसको हमने क्या बना दिया? माता बना दिया। दिस इज कॉल्ड एज द रोमांटिक नेशनलिज्म। ये रोमांटिसिज्म है, ठीक है। अब ये जो है, दरअसल में हम लोग भारत में इसकी शुरुआत कब देखते हैं? भारत में इसकी शुरुआत हम लोग 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में या फर्स्ट क्वार्टर में देखते हैं, 20वीं शताब्दी के पहले, है ना, जो 2 दशक होते हैं उसमें। लेकिन वहीं फ्रांस में ये 19वीं शताब्दी के पहले 2 दशक में वो दिखाई दे जाता है, और जर्मनी, इटली में फ्रांस में जो है होने के 20 साल के बाद दिखाई देता है, ठीक है ना। मकसद क्या था इनका? वही कि जर्मन स्टेट्स को एक नेशन स्टेट बनाना है, और पूरे जर्मनी को राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से क्या करना है? एकीकृत करना है, इंटीग्रेट करना है। और दोस्तों आपको मैंने क्यों कहा था, मैंने पिछली भी क्लासेस में कहा था कि नेशनलिज्म एक सीमा तक, एक लिमिट तक अच्छा लगता है, उसके बाद तो फिर बहुत डेंजरस हो जाता है। जर्मन भाषा, जर्मन साहित्य, जर्मन कला, जर्मन तौर तरीके बेहतरीन तरीके हैं, दुनिया के शानदार तरीके हैं, हम सबको इन तरीकों को फॉलो करना चाहिए। यहां तक तो ठीक है, अगर ये सारी बातें जर्मन भाषा बोलने वाले लोग कह रहे हैं तो। लेकिन उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? जब हिटलर जैसे लोग आएंगे, एक बेइज्जती का शिकार हुआ जर्मन देश। आप जानते हैं राष्ट्रवाद को चोट बहुत तेज पहुंचती है। अगर अभी जैसे क्लास में भी आपने देखा होगा कि कई बार अगर हम कुछ बातें करते हैं, थोड़ी सी वो रैशनल, थोड़ी सी तार्किक बातें होती हैं, लेकिन राष्ट्रवाद को थोड़ी चोट पहुंचाने वाली होती है, तो लोग बड़ा जल्दी हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद एक बड़ा सेंटिमेंटल, बड़ा इमोशनल टॉपिक है। जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार का सामना करना पड़ा, उसकी श्रेष्ठता के अभिमान को, उसकी सुप्रीमेसी और उसकी, है ना, जो सुपीरियरिटी का जो उसका कॉम्प्लेक्स था, जो उसका प्राइड था, उस पर चोट पहुंची बहुत तगड़ी वाली। इसके बदले में जिस आदमी ने जर्मन के लोगों को यह वादा दिया कि बेटा तुम सभी के खोए हुए आत्मसम्मान को मैं फिर से एस्टैब्लिश करूंगा, दुनिया में जर्मनी के लोगों की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, जर्मनी एक बार फिर से दुनिया का लीडर बन जाएगा, द वर्ल्ड्स लीडर, उन लोगों ने उस आदमी को सर आंखों पर बिठाया, और वही आदमी आगे चल करके
किस नाम से मशहूर हुआ? वही आदमी आगे चल करके एडोल्फ हिटलर के नाम से मशहूर हुआ। और आप में से ज्यादातर लोगों को शायद इसका अंदाजा ना हो कि एडोल्फ हिटलर जो है बाकायदा चुनाव जीत करके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था, और उसको जर्मनी की जनता ने भारी बहुमत से जिता करके लगातार 1933 से लेकर के और जब तक मरा नहीं तब तक वो जर्मनी का हेड ही बना हुआ था। ठीक है, तो जर्मन नेशनलिज्म इज अ क्लासिक केस स्टडी दैट द एक्सट्रीम नेशनलिज्म कैन टेक यू टू व्हिच एक्सटेंट। गॉट इट? तो दोस्तों इनका गोल यही था कि जर्मन लैंग्वेज को, लिटरेचर को बढ़ावा दिया जाए, और इनका अल्टीमेटली इसका महत्व क्या निकला? महत्व ये निकला कि भैया बिस्मार्क महोदय जो हैं वो जर्मनी के इंटीग्रेशन की जो है तारीख डिसाइड कर देंगे। प्रूशिया इसमें लीड करता है। प्रूशिया इसमें लीड कैसे करेगा? क्योंकि प्रूशिया के पास सबसे बड़ा इलाका था, सबसे बड़ी आबादी थी जर्मन स्पीकर्स की। दोस्तों मोटिवेशन क्या था इसका? मोटिवेशन ये था कि ऑस्ट्रिया को कमजोर करके प्रूशिया अपने आप को बढ़ाना चाहता था ताकि उसका डोमिनेंस जो है वो एस्टैब्लिश हो सके सभी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स के ऊपर। उसने जो है बंद का यूज किया, बंद मतलब कि वही एसोसिएशन का यूज किया, जर्मन फेडरेशन का, और उसके बाद जो है आगे चल करके उसने ऑस्ट्रिया को इस लीडरशिप पोजीशन से हटा दिया। ठीक है ना, लीडरशिप पोजीशन से हटा देता है। अब जब वो लीडरशिप पोजीशन से हटा देगा ऑस्ट्रिया को, तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रिया कोई बहुत ज्यादा खुश तो नहीं होगा इस बात के। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रिया कोई छोटा मोटा एम्पायर तो नहीं था, वो भी बड़ा एम्पायर था, बड़ा पावरफुल देश था। तो ऐसे में प्रूशिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई, कह सकते हैं चैलेंज था, कि किस तरीके से वो ऑस्ट्रिया को अलग थलग कर दे। ठीक है, प्रूशिया ने सभी जर्मन स्टेट्स को अपने साथ ट्रेड करने के लिए, अब देखो जरा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, राइट? द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और द नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। प्रूशिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मजबूरी में करने पड़े। क्यों करने पड़े? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे तो क्या होगा? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे तो जो जर्मन बंद है, राइट, जर्मन बंद मतलब क्या होता है दोस्तों? जो फेडरेशन है उसके ज्यादातर स्टेट्स क्या करेंगे दोस्तों? मोस्ट ऑफ दीज किंगडम्स दे स्टार्टेड हैविंग फ्री ट्रेड एंड क्लोज कम्युनिकेशन with Prussia due to better economic viability। भाई देखो प्रूशिया दोनों साइड में मौजूद है, प्रूशिया आपने मैप में देखा था, दोनों साइड में मौजूद है। और जब प्रूशिया ने अपने यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने जो कि स्ट्रेटेजिकली किए गए थे, इस तरह से किए गए थे कि छोटे मोटे किंगडम्स तो प्रूशिया की छाया में आकर के अपने आप को भाग्यशाली महसूस करें। ठीक है ना, और छोटे छोटे किंगडम्स, जर्मन स्पीकिंग किंगडम्स, उनको मिलाना शुरू कर दिया। एक समय आया जब ऑस्ट्रिया ने प्रूशिया के नेतृत्व में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रूशिया के लीडरशिप में जर्मन एसोसिएशन को ज्वाइन करने का कांसेप्ट जो था वो ऑस्ट्रिया ने मना कर दिया कि ना, तुमको अपना लीडर नहीं मान सकते। बस उसी मौके की तलाश में था प्रूशिया। प्रूशिया ने क्या किया? सभी छोटे मोटे देश जो थे उनको अपनी साइड कर लिया, अपने आप को लीडर बना दिया, और ऑस्ट्रिया को बेदखल कर दिया कि भैया यू आर नो मोर कंसीडर्ड एज लेजिटिमेट जर्मन स्टेट एंड देयरफॉर डिस्क्वालिफाइड टू पार्टिसिपेट इन द जर्मन बंद। ठीक है, अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलता है इसका? कि प्रूशिया जो है वो इकोनॉमिक लीडर बन जाता है उस पूरे जर्मन फेडरेशन के इलाके में, और ऑस्ट्रिया जो है दोस्तों इस संगठन से बाहर ही अलग थलग ही पड़ा रह जाता है। तो ऑस्ट्रिया का एम्पायर तो था, लेकिन उस एम्पायर में जर्मन स्पीकर्स का रोल बड़ा लिमिटेड रह गया। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों तो 1830 के डिकेड में ये फिक्स हो गया था लगभग कि किस तरीके से जर्मन स्टेट्स का लीडर जो है वो प्रूशिया ही बनेगा। ठीक है ना, प्रूशिया ही बनेगा, ध्यान रखिएगा। 1848 में, 1848 में दोस्तों, 1840 के डिकेड में, 1840 के डिकेड में दरअसल में फ्रांस में काफी सारे परिवर्तन होते हैं, और फ्रांस में होने वाले परिवर्तनों ने प्रूशिया यानी कि जर्मनी में जो होने वाले परिवर्तन थे उनको प्रभावित किया। फॉर एग्जांपल जैसे कि नेशन वाइड स्ट्राइक्स और रेजिस्टेंस जो है वो 1840 के दशक में फ्रांस में उभरता है। फ्रांस में फिर से वही आगजनी है ना, फिर से वही हड़तालें और विद्रोह प्रदर्शन। नतीजा जर्मनी यानी कि प्रूशिया में भी फिर से वही मिडिल क्लास और वर्किंग क्लासेस ने क्या किया? जो है विरोध प्रदर्शन अपने शुरू कर दिए, और डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं राजनीतिक सुधारों की, रिप्रेजेंटेशन के राइट्स की, डेमोक्रेसी जैसी चीजों की डिमांड कर रहे हैं भाई, और एक देश बनाने की डिमांड कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए जरा, क्या ही जमाना रहा होगा। द पब्लिक दे आर आस्किंग फॉर द यूनिफिकेशन, बट द लीडर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन यूनिफिकेशन। व्हाई? Let us suppose and compare the same condition with the princely states in the British India. There were various kingdoms or various princely states in India. The people were demanding the integration with Indian empire or reformation as well as the representative rights etc. But were the rulers interested in giving that? क्या भारत में प्रिंसली स्टेट्स में राजाओं को इंटरेस्ट था क्या कि जनता को अधिकार दे दिया जाए, हम लोग सब मिलकर एक हो जाते हैं, भारत के साथ मर्ज हो जाते हैं, कांग्रेस के मूवमेंट को यहाँ पर भी अलाउ कर देते हैं? क्या इस तरीके के पब्लिक के डिमांड्स के ऊपर प्रिंसली स्टेट्स लोग एग्री करते थे क्या? कभी भी वो लोग एग्री नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि this would lead to the undermining of their ruling authority, ruling power. All right everybody, मेरे ख्याल से सब लोगों को एब्सोल्युटली क्लियर है ये बात, हाँ कि ना? जल्दी बता दो यस और नो एवरीवन। ठीक है ना? तो दोस्तों इसी वजह से जर्मनी के जनता ने तो नेशन यानी कि इंटीग्रेशन की बात कर ली थी, देश बनाने के लिए प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, लेकिन जर्मनी की जनता की डिमांड करने के बावजूद प्रूशिया तो राजी था। प्रूशिया तो वेट कर रहा है कि ये छोटे छोटे जो चंगू मंगू हैं, these चंगू मंगूज will be coming to the authority of Prussia, but those smaller kingdoms they were not ready to entertain the popular demand। नतीजा क्या निकलता है दोस्त कि बर्लिन में बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन जो है 1848 में शुरू हो जाते हैं और बाकी के जर्मन स्टेट्स में फैल जाएंगे, राजघराने तक बात पहुंच जाएगी, और 1848 में एक संगठन की स्थापना होगी जिसका नाम होगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। सोचो जरा लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना की क्या ही मतलब क्या एग्जांपल है। इतनी ज्यादा देशभक्ति आ गई थी लोगों के अंदर, लोग इतना एकदम दिलो जान से जर्मनी देश का हिस्सा बनना चाहते थे। सरकार मना करती रह गई, राजा मना करते रह गए, पब्लिक ने खुद अपना संसद बना के फुर्सत हो गए। ये तो वही बात हो गई कि जैसे अगर भारत के पड़ोसी देश जो है भारत में मर्ज होना चाहे, वहां की पब्लिक आंदोलन कर रही है और पड़ोसी देश मना कर रहे हैं, राजा मना कर रहे हैं, नहीं भाई हम तो नहीं होने देंगे, पब्लिक ने खुद ही आंदोलन कर लिया। दोस्तों सिक्किम का एक बड़ा शानदार उदाहरण है इसी तरीके का, ठीक है ना, या फिर गोवा का उदाहरण बहुत शानदार है। ये भी ऐसे जो है वो क्या कर रहे थे, ये लोग भी पब्लिक के थ्रू ही लीड कर रहे थे। कोई तो लीडर होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं ऋतिक जी, लेकिन वो लीडर ऐसा कोई रिकॉग्निबल लीडर नहीं था जो कि पूरे आंदोलन के दौरान चेहरा बन करके घूमता रहा। दरअसल में
जब आप मास मूवमेंट की बात करते हैं तो एक से बढ़कर के 1000 लीडर होते हैं, हर कोई लीडर ही होता है, राइट? एंड द क्राउड डजंट हैव अ फेस। दीस वर द क्राउड रिएक्शंस, नॉट द रिएक्शंस मोटिवेटेड बाय सम पीपल। नतीजा ये निकलता है कि फ्रैंकफर्ट असेंबली जो है दोस्तों एस्टैब्लिश हो जाती है, जिन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग जो है एक एकीकृत जर्मनी की स्थापना करेंगे, एकीकृत जर्मनी की स्थापना करेंगे। लेकिन एकीकृत जर्मनी की स्थापना का ड्रीम पालने वाले फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के सक्सेस की अगर बात करें, फेल हो गया। फेल हो गया भैया, क्यों फेल हो गया जरा देखो। दरअसल में दोस्तों आपको मैंने बताया था एक रूलर का नाम, जर्मनी के रूलर का नाम जिसका नाम था विल्हेम, है ना? यहाँ पर विलियम जो है उसको इंग्लिश में बोल रहे हैं, जर्मन्स दे यूज्ड टू कॉल एज विल्हेम, ओके। तो विल्हेम जो है दरअसल में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने क्या किया, बिस्मार्क का भी कोई रोल नहीं आया है ना ऋतिक राज बाबू। बिस्मार्क को देखो, इसीलिए मैं बोलता हूं कि मुझे बीच में ऐसा पोक करोगे तो पूरा एकदम ब्रेक हो जाएगा। बिस्मार्क का नाम मुझे पता है ना, तो जब बिस्मार्क का नाम आएगा तो मैं वो नाम आपके सामने ले लूंगा, ठीक है? तो प्लीज पे अटेंशन, थोड़ा सा रुकिए पेशेंस के साथ। अब यहां पर अगर देखेंगे तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने ऑफर किया, किसको ऑफर किया? ऑफर किया जर्मनी के राजा, है ना, फ्रेडरिक विलियम को कि सर आप जो है क्या बन जाइए, इट्स ओके ऋतिक, आप क्या बन जाइए, एम्परर बन जाइए, लेकिन हमारे संविधान के अंतर्गत आपको रूल करना पड़ेगा। सोचो जरा कैसा लगेगा कि एक राजा है, राइट, एक राजा है, उस राजा को बोला जाए पब्लिक के द्वारा कि बॉस आप हम सबके राजा बन जाइए, बट मेक श्योर कि प्लीज डोंट डू एनीथिंग बाय योर ओन चॉइस, एक्ट एज पर आवर चॉइस, एक्ट एज पर दिस पर्टिकुलर मैनुअल। राजा बोलेगा कि गो टू हेल, है ना, मैं क्यों बात मानूं तुम्हारी भैया। सो फ्रेडरिक डिक्लाइंड द ऑफर क्लेमिंग द पार्लियामेंट लैक्ड द लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी। बोला कि तुम लोग हो कौन यार, बताना जरा। ये 4-500 लोग इकट्ठा हो गए और भीड़ इकट्ठा होकर के बोले कि हम लोग देश के संसद का निर्माण कर रहे हैं और हमने ये मसौदा, ये ड्राफ्ट तैयार किया है, एंड प्लीज सी दिस ड्राफ्ट एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट। अब आप सोच के देखिए जरा, कितने लोगों को अन्ना हजारे का आंदोलन याद है? अन्ना हजारे के आंदोलन में जन लोकपाल बिल का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, या फिर नेहरू कमेटी ने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कहा जाता था। दोस्तों ये दोनों ही एग्जांपल्स बिल्कुल इसी के जैसे हैं, जहां पर जनता के कुछ नुमाइंदे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपनी तरफ से ड्राफ्ट तैयार किया और उसे सरकार के पास भेजा, अथॉरिटी के पास भेजा कि भैया देखो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द पॉइंट्स, दिस इज हाउ यू हैव टू एम्ब्रेस द सजेशंस गिवन इन दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट। सरकार ने बोला कि ना, ये हम डिसाइड करेंगे, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है ये डिसाइड करने की कि एग्जैक्टली जो है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो विलियम ने मना कर दिया। जब विलियम ने मना कर दिया तो धीरे धीरे पार्लियामेंट के अंदर ही फूट पड़ गई, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों मेंबर्स वगैरह सबके सब जो है काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं और पार्लियामेंट खत्म हो जाती है, 1849 में खत्म हो जाती है। इसका मतलब विलियम सही कह रहा था, विलियम सही कह रहा था कि लोगों के अंदर भी उतनी ज्यादा मैच्योरिटी, उतनी ज्यादा इंटीग्रिटी, आइडियोलॉजिकल कॉम्पैक्टनेस नहीं थी कि वो राजा को डिक्टेट कर सके, ठीक है ना। इंपैक्ट ये पड़ा दोस्तों कि राष्ट्रवादियों को बड़ी चोट लगी, राष्ट्रवादियों को बड़ी चोट लग गई। चोट तो आप जानते ही हैं कि राष्ट्रवादियों को चोट खूब लगती है। इन लोगों को क्यों चोट लग गई भाई, कि यार क्या अब हमारा देश कभी नहीं बन पाएगा, ये राजा तो बड़ा धोखेबाज निकला, ठीक है ना। लेकिन उन्हीं राष्ट्रवादियों में एक आदमी जो कि जर्मनी का भाग्य विधाता बन जाएगा, द फेट एंड डिसाइडर ऑफ जर्मनी, हिज नेम विल बी ऑटो हॉन बिस्मार्क, ठीक है। तो बिस्मार्क महोदय जो हैं ये लीड करते हैं, करेक्ट, ये लीड करते हैं। इवेंचुअली बीच में प्रुशिया, मैंने आपसे कहा भी था कि वही देखो इकोनॉमी के ऊपर काफी फोकस करता है वो, 1840s के बाद वो काफी ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप हो जाता है। इकोनॉमिकली डेवलप होने का मतलब ये हुआ कि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी एग्रीकल्चर, उसका डिफेंस और मिलिट्री, उसका ओवरऑल इकोनॉमी, ये सब कुछ जो है परफेक्ट कंडीशन में आ जाएगा। और जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि जब विल्हेम भाई साहब जो है ना, विल्हेम भाई साहब जो है वो रूलर बनेंगे। देखो जैसे लुई ढेर सारे हैं ना, वैसे विल्हेम बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। विल्हेम फर्स्ट जब रूलर बनता है तब उसने बनाया किसको? उसने बनाया ऑटो हॉन बिस्मार्क को अपना मंत्री या चांसलर आप कह सकते हैं। अब ये जोड़ी कमाल कर देगी, ये जोड़ी कमाल कर देगी, जैसे कि इंडिया के क्रिकेट में गैरी कर्स्टन और महेंद्र सिंह धोनी की जोड़ी ने कमाल कर दिया था, है ना, वर्ल्ड कप जीत करके। वैसा ही देखिएगा विल्हेम फर्स्ट जो है उन्होंने रिप्लेस किसको किया था? उन्होंने रिप्लेस किया था फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को। तो विल्हेम बहुत सारा कॉमन रहता है जर्मनी के राजाओं में, कंफ्यूज मत हो जाना। बिस्मार्क की तो भाई बात ही अलग है, बिस्मार्क की बात अलग है। कई लोग देखिए जरा, कई लोग जो है दोस्तों कहते हैं कि सरदार पटेल इज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये कंपैरिजन काफी सही है, लेकिन बिस्मार्क जो है वो सरदार पटेल से कहीं ज्यादा टफ आदमी था। सरदार पटेल के पीछे जो है महात्मा गांधी खड़े थे, जो कि उनको बहुत ज्यादा सख्त फैसले लेने से रोकते थे। इसीलिए असली मायने में सरदार पटेल की जो काबिलियत थी वो आजादी के बाद नजर आती है, जब उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को साम दाम दंड भेद सब लगा करके इकट्ठा कर दिया और अपने आप को एकदम लौह पुरुष के तौर पर साबित किया। उसी तरीके से बिस्मार्क ने जर्मन स्टेट्स को इंटीग्रेट करके अपने आप को आयरन मैन ऑफ जर्मनी या अपने आप को, है ना, यूनिफायर ऑफ जर्मनी के तौर पर साबित किया। दरअसल दोस्तों सरदार पटेल के तौर तरीकों में वायलेंस यानी कि हिंसा का रास्ता जो है वो आखिरी रास्ता होता था। जाहिर सी बात है सरदार पटेल एक मैच्योर डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन थे। बिस्मार्क भाई साहब तो एक राजा के मंत्री थे, तो उनके लिए पहला रास्ता ही यही होता था, पहले बात करेंगे और नहीं मानेगा तो तलवार से काट देंगे, है ना। उसे कहते हैं द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, द ब्लड एंड आयरन, ठीक है ना। यानी कि पूरी तरीके से तलवार जो है वो सर के सामने ऐसे रख करके, है ना, तलवार की नोक पर फैसले करवाए बिस्मार्क ने। सरदार पटेल में और बिस्मार्क में यही बहुत बड़ा अंतर है, सरदार पटेल ने तलवार की नोक पर फैसले नहीं करवाए, उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स से फैसले करवाए। कहीं कहीं पर पावर का यूज तो किया, लेकिन एक लास्ट रिसोल्यूट के तौर पर, लास्ट रिसोर्ट के तौर पर यूज किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली विल्हेम ने और बिस्मार्क ने मिलकर के काफी एग्रेसिव पॉलिसी जो है चलाई, जिसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। इस पॉलिसी के अंतर्गत दोस्तों जर्मनी की जो सेना है, यानी कि प्रुशिया की जो सेना है, प्रुशिया की सेना के स्ट्रेंथनिंग पर बहुत जबरदस्त ध्यान दिया गया। और नतीजा क्या होता है दोस्तों? नतीजा ये होता है कि पहले तो इसमें 3 युद्ध की बात की गई है ना, तीनों युद्धों को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। दोस्तों इन्हीं युद्धों की मदद से आपको फ्रांस में रिपब्लिक, जो 5वां रिपब्लिक आज के जमाने तक चल रहा है, फ्रांस के 5th रिपब्लिक की कहानी, ठीक है ना, फ्रांस के 5th रिपब्लिक की कहानी, प्लस इटली के यूनिफिकेशन की कहानी, प्लस जर्मनी के यूनिफिकेशन की कहानी,
दोस्तों ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और इनका संबंध जो है वो 1870-71 से होता है। इस लड़ाई से ही इसका संबंध है, इस लड़ाई से इसका संबंध है। ऋतिक बाबू कहते हैं फिफ्थ रिपब्लिक, ये क्या होता है? तो साहब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली क्लास में जब हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे थे तब आपसे सभी से एक सवाल पूछा था कि क्या आप लोगों को पता है कि फ्रांस में अब तक कितनी बार रिपब्लिक शिफ्ट हो चुका है? तो आप ही लोगों ने क्लास में सभी ने आंसर दिया था कि फिफ्थ रिपब्लिक है सर। मैंने आपसे कहा था कि सर्च करके बताइएगा, आपने क्लास में हो सकता है लैपटॉप आपने देखा होगा, है ना? तो ये चीज आई थिंक आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है? देखो इस बात की गारंटी रहेगी कि अगर मैंने क्लास में कोई भी शब्द अपनी जुबान से निकाला है और सीरियसली मतलब मजाक वाली बात नहीं, हालांकि वो भी याद रहती है, बट अदरवाइज मैंने क्लास में कुछ भी बोला है तो दैट इज गोइंग टू स्टे हियर, ठीक है ना? तो ये आप लोगों के ऊपर भी मैं चाहूंगा कि रिस्पांसिबिलिटी रहे कि आप लोग भी पूरे ध्यान से शिद्दत से सुनिए और सुन करके उस चीज को थोड़ा लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनाइए। एग्जामिनेशन में यही कही सुनी बातें याद आकर के आपके आंसर को रिच कर देती हैं, एक्सट्रीमली ग्रेट बना देती हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सूरज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये सब कुछ जुड़ा हुआ है 1870-71 वाली लड़ाई से। हालांकि उसके पहले जो है दोस्तों सबसे पहले शुरुआत होती है 1865 में। आप लोगों को याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक मैप दिखाया था आप लोगों को। दोस्तों ये मैप जरा ध्यान से देखिएगा, ये मैप जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक जगह लिखी हुई है ना, श्लेज़विग, श्लेज़विग लिखा हुआ है, श्लेज़विग, और यहां पर लिखा हुआ है होल्स्टीन। क्या लिखा हुआ है? होल्स्टीन। आज की तारीख में दोस्तों ये दोनों इलाके जो है ना, करंटली मतलब इन 2023 ये कहां पड़ते हैं? डेनमार्क का जो है वो हिस्सा है, ठीक है? और उस जमाने में देन इन प्रूशिया। हालांकि होल्स्टीन का थोड़ा सा इलाका अभी भी जो है वो है ना जर्मनी के जो है इलाकों को टच करता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरी तरीके से डेनमार्क में, बट स्टिल लार्जली इन डेनमार्क। तो दोस्तों ये इलाका जो है, इस इलाके के लिए सबसे पहली बार युद्ध हुआ था। आप मुझे बता सकते हैं क्या कि क्यों युद्ध हुआ होगा इस इलाके के लिए? हाँ जी, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। इसलिए युद्ध हुआ होगा दोस्त क्योंकि आपको पता है कि अगर इस इलाके पर किसी की अप्रोच, किसी की पकड़ है तो उसके पास जो है नॉर्दर्न सी की तरफ जाने का, बाल्टिक सी की तरफ जाने का रास्ता, और सॉरी दोनों रास्ते जो है वो उसके पास खुल जाते हैं, ठीक है? नॉर्दर्न सी और बाल्टिक सी दोनों को एक्सेस कर सकता है वो देश जिस देश के पास ये श्लेज़विग वाला इलाका जो है मौजूद है। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है? तो ये जर्मनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि दोस्तों जर्मनी जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहा था, प्रूशिया जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहा था, ठीक है? तो इस लड़ाई में डेनमार्क ने क्या किया? 1863 में जो है इस इलाके को कब्जा करने की कोशिश कर दी। इस इलाके में जर्मन भाषी लोग रहा करते थे, तो प्रूशिया ने उनको चेतावनी दे दी। अब प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, आपको याद होगा प्रूशिया और ऑस्ट्रिया जो है मिल करके लड़ते हैं 1865 में, सॉरी 1865 में मिल करके लड़ते हैं और डेनमार्क को क्या कर देते हैं दोस्तों? डेनमार्क को अल्टीमेटम देते हैं और कहते हैं कि या तो मान जाओ नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। डेनमार्क ने बोला कि नहीं मानते, कर लो जो करना है, ठीक है? लड़ाई हुई और प्रूशिया ने क्या किया? प्रूशिया ने जो है वो श्लेज़विग पर कब्जा कर लिया। लेकिन सोचो जरा प्रूशिया को इस बात से कितनी ज्यादा तकलीफ और कितनी ज्यादा जो है वो चोट पहुंची होगी। धोखेबाज है ना ऑस्ट्रिया ने कभी भी ये नहीं कहा था कि उसके बदले में उसे कोई जमीन चाहिए, कोई और जमीन ले लेता। ऑस्ट्रिया ने क्या किया मालूम है? सोचो जरा कैसा मतलब चालाक ऑस्ट्रिया। जरा एक चीज देखो आप लोग, ऑस्ट्रिया का साम्राज्य कहां है बेटा? ऑस्ट्रिया का साम्राज्य है यहाँ। अगर कायदे से उसको बार्गेनिंग करनी थी तो वो कह देता कि भैया देखो हमें ये है ना लिप्जिग वगैरह का इलाका दे दो, लिप्जिग का इलाका दे दो, या हमें ये ओपिन का इलाका दे दो, कोई सा इलाका मांग लेता। ऑस्ट्रिया कौन सा इलाका मांग रहा है? ऑस्ट्रिया मांग रहा है ये वाला इलाका। ये ऑस्ट्रिया का इलाका हो गया और ये जर्मनी का इलाका हो गया। अरे भाई अब आप सोचो जरा, मतलब ऑस्ट्रिया जो है ये जर्मनी के दो इलाकों के बीच में बैठ गया। मतलब कि जर्मनी के पास होल्स्टीन का कंट्रोल नहीं है, श्लेज़विग का है। जर्मनी मतलब प्रूशिया है ना, श्लेज़विग का जो है वो कंट्रोल है। तो जो है आपका है ना श्लेज़विग को तो इफेक्टिवली कुछ कर ही नहीं पाएगा, आज नहीं तो कल ऑस्ट्रिया उसे छीन लेगा। इसी वजह से ये अगली लड़ाई का बंदोबस्त कर देता है। दोस्तों प्रूशिया ने क्या किया? प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई कर ली। कौन से मुद्दे पर लड़ाई कर ली दोस्त? 1866 ठीक अगले साल लड़ाई करके प्रूशिया डिफीटेड ऑस्ट्रिया एंड ग्रैब्ड द होल्स्टीन रीजन, ग्रैब्ड द होल्स्टीन। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैंने इटालियन यूनिफिकेशन में पढ़ाया था कि इसी लड़ाई में इटली भी थोड़ा साथ दे देता है। किसका? जर्मनी का साथ दे देता है कि बेटा तुम ऊपर से भाला गोदोगे और हम जो है इसको पीछे से तंग करेंगे। अब दोनों जो है ऑस्ट्रिया से फिर क्या लेकर चले जाएगा? इटली। दोस्तों आपको अगर याद हो तो ऑस्ट्रिया के पास जो है इटली के है ना लोम्बार्डी के और वेनेशिया के इलाके हुआ करते थे। याद है क्या? वेनेशिया का इलाका जो है इटली छीन लेकर चला जाता है। तो इटली का भी फायदा हो गया है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा, दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर का फायदा। और जर्मनी तो खैर दमदार था, मतलब प्रूशिया तो दमदार था, उसने छीन लिया ऑस्ट्रिया को मारपीट करके। उसके बाद अगली लड़ाई होगी प्रूशिया की, अगली लड़ाई किसके साथ होगी? प्रूशिया की लड़ाई होगी फ्रांस के साथ। अब फ्रांस के साथ लड़ाई की क्या वजह है? फ्रांस के साथ लड़ाई की क्या वजह है दोस्त? दरअसल में जब फ्रांस जो है दोस्तों क्या कर रहा था? फ्रांस दरअसल में ना साइड लेने की कोशिश कर रहा था। फ्रांस जो है साइड लेने की कोशिश कर रहा था और अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली फ्रांस जो है वो डेनमार्क को सपोर्ट करने को तैयार था, प्लस फ्रांस जो है वो ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करने को तैयार था। जर्मनी वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, देख रहा था अपॉर्चुनिटी के लिए। एक मौका आता है, राइट, एक मौका आता है जब एक सेकंड, इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ और लिखा हुआ है ना, मैं आपको बता देता हूं अलग से इसको शायद। ठीक है, इधर हम देखते हैं। हाँ, एक मौका आता है जब फ्रांस जो है अल्सास और लॉरेन का इलाका, ठीक है ना, इस इलाके में जर्मन पब्लिक जो है दोस्तों रहा करती थी और इस पब्लिक के वजह से है ना फ्रांस ने क्या करना शुरू कर दिया? हेवीली स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दिया उस इलाके को बहुत ज्यादा, वहां पर ना मतलब बंदोबस्त लगा दिए, आर्मी वगैरह एस्टैब्लिश कर दी। और इस बात से नाराज होकर के मौके की तलाश में तो बिस्मार्क बैठा ही हुआ था। बिस्मार्क क्या करता है कि फ्रेंच अथॉरिटीज के साथ उलझता है, उन्हें इनवाइट करता है डायलॉग के लिए, लेकिन
दे डिक्लाइन इट। अब नतीजा ये निकलेगा कि क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, लड़ाई हो जाएगी। और उस लड़ाई में दोस्तों 1870-71 वाले वॉर में फ्रांस विल बी ब्रूटली डिफीटेड एंड ह्यूमिलिएशन की हदें कब पार हो जाती हैं, फ्रांस के साथ बड़ा गलत हुआ है। ह्यूमिलिएशन की हदें कब पार हो जाती हैं दोस्तों, जब 1871 में जो किंग विल्हेम जो है फर्स्ट जो है, ये क्या करता है, ये वर्साय के महल में एम्परर विल्हेम सीजर या केसर की जो है वो उपाधि जो है धारण करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विल्हेम केसर की उपाधि धारण करता है और सोचो जरा कि दूसरे देश की राजधानी में उसके सिंहासन पर बैठ करके अपने आप को साम्राज्यवादी बादशाह घोषित कर दिया और उसके बाद उसको तुच्छ समझ करके, दया करके बोला कि जाओ रूल करो, नाउ वी आर लीविंग फ्रांस। मतलब एक होता है ना कि तुमको हरा करके और बोला कि जाओ ठीक है तो भागो यहाँ से, मतलब तुम्हारा इंसल्ट भी तुम्हारी ऐसी कर दी कि मतलब जिसका कोई जवाब नहीं। इस खतरनाक इंसल्ट का बदला जो है वो फ्रांस लेगा। फ्रांस की इंसल्ट तो होती है लेकिन फ्रांस इंसल्ट का बदला बड़ा शानदार लेता है। आप लोगों को याद होगा 1763 में इंग्लैंड ने फ्रांस की बहुत बड़ी इंसल्ट की थी, बहुत बड़ी, कहां पर, उसी पेरिस में, और भारत में फ्रेंच कॉलोनीज में सेना रखने के अधिकार पर रोक लगा दी थी। उसका बदला लिया उसने, ब्रिटेन को अमेरिका से पूरी तरीके से बाहर कर दिया। दोस्तों यही जर्मनी 1871 में वर्साय के पैलेस में घुस करके फ्रांस की बड़ी भयानक बेइज्जती करेगा और हरा करके और उसे दयनीय अवस्था में छोड़ करके चलाएगा। यही फ्रांस जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा बुरी तरीके से जर्मनी के लिए कठोर पॉलिसीज तैयार करवाता है। और कहां, वेयर, कौन सी जगह पर दोस्तों, ये वही जगह है, ध्यान रखिएगा। तो 1871 में क्या हुआ, इंसल्ट ऑफ फ्रांस, और इसका बदला लिया गया कब, इसका बदला लिया गया 1919 में, जिसमें हमने देखा कि उसी वर्साय के महल में ट्रीटी ऑफ वर्साय पर दस्तखत किए गए। और नतीजा क्या निकलता है, नतीजा ये निकलता है कि जर्मनी को बोल दिया गया कि बेटा तुम 20,000 सैनिक रख पाओगे, तुमको इतना करोड़ों का जुर्माना देना पड़ेगा, तुम लोग कायर, मतलब बिल्कुल तुम्हारी सरकार में कोई रोल किसी का भी नहीं रहेगा। एकदम मतलब तहस नहस कर दिया, जर्मनी के नेशनलिज्म को चूर चूर कर दिया, क्योंकि फ्रांस के नेशनलिज्म को चोट पहुंची थी। अब देखिए जरा, पूरे की पूरी जो लड़ाइयां चल रही हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर होगा, ये सब राष्ट्रवाद के अत्यधिक उभार के कारण ये लड़ाइयां हुई हैं। दोस्तों आप लोगों को दिख तो गया ही होगा यहाँ पर कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो नींव है, राइट, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की नींव है वो पड़ चुकी है। फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कितने लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की नींव दिखाई दे रही है, बताइए जरा मुझे। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सी द एग्जैक्ट रीजन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फैक्टर्स लीडिंग टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब आपको दिख तो रहा ही होगा कि नेशनलिज्म के चक्कर में फ्रांस की धज्जियां उड़ चुकी हैं, फ्रांस अब खार खाया बैठा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों उधर जो है तुर्की और ग्रीस का लफड़ा अलग चल रहा है, तो ग्रीस अलग से तमतमाया हुआ बैठा रहेगा। इसके अलावा जर्मनी की जो आकांक्षाएं हैं वो तो 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं, तो जर्मनी जो है अलग सभी से अपना बदला लेने की फिराक में बैठा हुआ है। तो हर देश अपने देश को बेस्ट समझ करके और आगे चलने की तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम अपने आप को एडवांस बना लेंगे, है ना, और हमारी इकोनॉमी, हमारी मिलिट्री जो है वो दुनिया में बेस्ट हो जाएगी, हमारी कॉलोनी सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। नतीजा ये होगा दोस्त कि जर्मन साम्राज्य तो बन गया, ठीक है, जर्मन साम्राज्य तो बन गया, जर्मनी एक सुपर पावर भी बन जाता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है ना, रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म क्या निकलता है, यूरोपियन नेशनलिज्म, वो निकलता है वर्ल्ड वॉर 1 टुमारो, ठीक है। 9 बज गए क्या, करेक्ट 9 बज गए ना, आप लोगों को बड़ा 9 बजे करना रहता है। चलिए कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो बताइए मुझे। यस, एवरीबॉडी वांटेड टू बिकम सुपर पावर, यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। एसी भी बंद हो गई, ठीक है। एनी क्वेरीज, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए मुझे, है ना। क्लास में आप लोगों को चीजें सीखने को तो मिल ही रही होंगी, आई होप सो, ठीक है। आफ्टर मैथ डिस्कस नहीं किया ऋतिक बाबू, हार्दिक जी देखो, ऋतिक जी मतलब मेरे लिए एक अलार्म के जैसा काम करते हैं, बहुत अच्छा, ऐसे बालक मुझे बहुत सही लगते हैं। ऋतिक जी कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस जो है नहीं बताया आपने, आफ्टर मैथ नहीं बताया कि इंटीग्रेशन के बाद क्या होता है। कुछ चीजें देखो भैया, कुछ चीजें जो है कॉन्सेप्चुअल, ग्रेवी, सब्जी में ग्रेवी समझते हो ना, ग्रेवी मतलब क्या होता है, उसी ग्रेवी में आपने पनीर डाल दिया तो मटर के साथ तो मटर पनीर बन गया, उसी ग्रेवी में आपने आलू डाल दिया तो आलू दम बन गया, है ना। लेकिन अब जैसे कॉन्सिक्वेंसेस, इटली के यूनिफिकेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, सेम वही, इटली शब्द को हटा करके जर्मनी कर दोगे, वही सेम कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक पावर बन गया, ठीक है ना, सोशियो कल्चरल राइज होने लग गया, यूरोप में सुपर पावर बनने की रेस में शामिल हो गया, कॉलोनियलिज्म की रेस में शामिल हो गया, ठीक है ना, नेशनलिज्म की एक्सेसिव राइज की वजह से काफी ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट और एक पावरफुल कंटेंडर के तौर पर इमर्ज हो जाता है, सेम मैन, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच आप लोगों को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी बहुत काम आएगी। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप समझ के देखिएगा कि अगर आप पेपर देखते हैं, पूरी तैयारी से आप गए हुए हैं, तो आपको 100 में से 40 क्वेश्चन बड़ी आसानी से तैयार हो जाएंगे। अगले 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉमन सेंस का यूज करना ही पड़ेगा, वरना वो सॉल्व नहीं होंगे और सक्सेसफुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये देखो, आर यू रिडिक्यूलिंग मी, अरे भाई माफ कर दो यार, गलती हो गई, मतलब इतने बड़े बड़े शब्द, रिडिक्यूलिंग मी, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिडिक्यूलिंग माय डियर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपका जो है मखौल उड़ा रहा हूं, मजाक उड़ा रहा हूं, है ना। ये देखो अब यही है, फिर मैं अगली लाइन बोलूंगा तो आपको फिर लगेगा कि आपका मजाक उड़ रहा है। आजकल क्या हो रहा है कि बालक अगर 10-10 साल 12-12 साल के बालक हैं, वो अपने पेरेंट्स को सुसाइड करने की धमकियां दे देते हैं कि अरे स्कूल में आज मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई, आज तो मैं सुसाइड कर लूंगा, राइट। यार कम ऑन यार, है ना, बी अ स्पोर्ट मैन। अभी आप लोगों ने सीनियर्स की है ना, आप अभी सिलेक्शन तो लो जरा, सिलेक्शन होने के बाद जब आपको क्या लगता है, आप विपासना में जाते हो, वहां पर आपके जो सीनियर्स होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग पूरी होने वाली होती है, बैच जिनका निकलने वाला होता है, या कुछ ऐसे लोग जो कि एज में आपसे सीनियर होंगे, आपकी ऐसी खिंचाई होगी ना, ऐसी खिंचाई होगी कि सारे अरमान पूरे हो जाएंगे कि कैसी होती है ना, रैगिंग कैसे होती है, क्या होती है, ठीक है। तो ये सब तो चलता रहता है। आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करते हैं, बुरा लगेगा तो बता दीजिएगा, है ना। मैं भी माफी मांगने में बहुत एक्सपर्ट हूं, हमारे देश में बहुत सारे लोग माफी मांगने में एक्सपर्ट होते हैं।
चलिए गाइस, तो रखते हैं आज के लिए क्लोज करते हैं। क्वेश्चन आज का नहीं है ऐसा कुछ भी। जो क्लास में मैंने आपसे बीच में एक दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो क्वेश्चन अगर आप लोग क्लास रिवाइज करेंगे तो प्लीज आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस मत लेते रहिए, बिल्कुल हंसते खेलते पढ़ाई करते रहिए लगातार, और अच्छी तरीके से आपको चीजों को सीखने का मौका मिलेगा। जीएस में इतनी डेप्थ में पूछता है क्या सर? ऐसा लगता तो नहीं है। नहीं, हिस्ट्री ऑप्शनल लेने वाले जो हैं उनको तो मतलब ऐसी हिस्ट्री आनी पड़ती है कि जैसे वो बगल में बैठ करके बातें कर रहे हो, तो है ना। आप में से है किसी का? अच्छा ऋतिक, हाँ ऋतिक ने क्वेश्चन पूछा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि डेनमार्क ने वहां पर अपनी व्यवस्था लागू कर दी थी, उस व्यवस्था को हटाने के लिए बोला गया था। एक और क्वेश्चन था जिसमें कि पूछा गया था, हाँ प्रियांक शर्मा ने पूछा था कि ज़ोल्वरीन क्या होता है। ज़ोल्वरीन दरअसल में जो जर्मन बंड था ना, जर्मन एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष के पोजीशन को कहा जाता था, ठीक है ना। टुमारो देयर इज क्लास नहीं भैया गाइस, टुमारो देयर इज नो क्लास, ओके। टुमारो मतलब होता है मंडे, मंडे, ठीक है ना। व्हेनेवर देयर इज हॉलीडे दैट मींस टुमारो इज नेक्स्ट वर्किंग डे। चलो गाइस, सो गुड नाइट एवरीबॉडी, टेक केयर, और आप सभी से फिर मिलते हैं सोमवार को रात के या शाम के 6 बजे, ठीक है ना। टेक केयर गाइस।